साथियों नमस्कार, मैं हूं गोविंद सिंह। आज हमारे साथ हैं पॉडकास्ट में खास मेहमान तपेंद्र प्रसाद जी। तपेंद्र प्रसाद जी पूर्व आईएएस रह चुके हैं, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। और तपेंद्र सर, देश की राजनीति कैसी हो, देश में किस तरह से सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी लोग शिक्षित हों, सभी की शिक्षा एक समान हो, रोजगार सबको कैसे मिले, इन सारे मुद्दों पर लगातार अपनी बात रखते रहते हैं। और सारे मुद्दों पर चर्चा तो करते, चर्चा साथ कहते हैं कि इसका समाधान क्या, उन सारे मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन अभी हम शुरुआत करेंगे सर से। सर, आप एक प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक रहे और आपने 6 साल पहले बीआरएस लेके आप राजनीति में आए। प्रशासनिक सेवा से सर आप राजनीति में क्यों आए सर? देखिए, ऐसा है कि मैं 79 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मध्यकालीन इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री पूरी की। हम लोगों को कोई पॉलिटिकल मार्गदर्शन उस समय था भी नहीं। और उस समय ये था कि भाई नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है। तो कंपटीशन में बैठे और उत्तर प्रदेश में चयन हो गया डिप्टी कलेक्टर में 83 बैच में। उसके बाद मैं लगातार प्रशासनिक सेवाओं में एसडीएम, एडीएम, सीडीओ, ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, आरएफसी विभिन्न पदों पर रहे। और इस बीच हमने, चूँकि प्रशासनिक अधिकारी और राजनीति का बड़ा एक गहरा संबंध होता है और एक गहरा अनुभव होता है। और शायद व्यवस्था का जितना सूक्ष्म और जितना नज़दीकी अवलोकन, समीक्षा और क्रियान्वयन प्रशासनिक अधिकारी करता है, उतना तो राजनेता भी नहीं करता। राजनेता तो पॉलिसी बड़ी बना देता है। तो हम लोग अधिकारी के रूप में क्रियान्वयन स्तर पर थे। लेकिन नौकरी के दौरान ही ये महसूस हुआ कि योजनाएं और क्रियान्वयन ये सभी जनता के हित के लिए तभी पूरी की जा सकती है जब नीति नियंता की नियति और नीति में सबके कल्याण की बात हो। तो पहले तमाम हम राजनीतिक लोगों से भी जुड़े रहे और बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन किया। और तमाम नेताओं की हमने उत्तर प्रदेश में हर प्रकार से मदद भी की। हम लोगों ने सामाजिक काम भी किया। प्रयागराज में एक 2200 वर्ग मीटर में हॉस्टल बना, मुरादाबाद में एक 1800 वर्ग मीटर में हॉस्टल बना। बड़ा विजन था कि समाज का काम किया जाए। लेकिन ये लगा कि ये टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे स्तर पर काम करने से कोई बहुत व्यापक परिवर्तन समाज और प्रदेश और देश में नहीं होना है। अध्ययन भी करता रहा। प्रशासनिक सेवा के दौरान ग्रामीण व्यवस्था, गांव की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, किसान की व्यवस्था, नौजवान की व्यवस्था, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, आदिवासियों के इलाके में सब जगह काम करने का अवसर मिला और सबको सूक्ष्मता से देखा। और जिस कृषक परिवार से, ग्रामीण परिवेश से हम लोग आए थे, उसका भी व्यक्तिगत अनुभव था। मतलब वो कहीं से हमको किताबों में पढ़कर या किसी का थीसिस पढ़ करके हमको अनुभव नहीं करना था। उन अनुभवों से हम लंबे दौर से गुजरे। तो एक लंबे दौर से गुजरने के बाद ये महसूस हुआ कि हमको राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति नीति का निर्धारण करती है। तो जब नीति ही बेहतर नहीं होगी और जो नीति बनाए उनकी नियति ही बेहतर नहीं होगी, तो शिक्षा का, रोजगार का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, आदिवासियों का, ग्रामीण क्षेत्र का समस्याओं का हल नहीं होगा। और एक बेहतर लोकतांत्रिक समाज बने, समतावादी समाज बने, न्यायपूर्ण समाज बने, खुशहाली हो। तो खुशहाली का आधार तो यही है ना कि आदमी का मस्तिष्क भी प्रकाशमान हो। और मस्तिष्क प्रकाशमान सिर्फ ज्ञान से होता है, शिक्षा से होता है। उसको भरपेट पोषक भोजन मिले, उसके लिए रोजगार जरूरी है। तो ये सब चीज़ें, बीमार हो जाए तो उसको अच्छी चिकित्सा मिले, हमारे बच्चों की सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, किसानों के उपज में जो लागत मूल्य है उसको कैसे सरकार सब्सिडाइज करे,
उनके उत्पादन हो जाने पर उचित मूल्य कैसे मिले उनके उत्पाद को। तो ये सारे जो प्रश्न है, इसका समाधान तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों में ही है। तो ये लगा कि अब बहुत हो गया नौकरी, अब हमको राजनीति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो पहले तो हमने नौकरी के दौरान ही 2003 में ही श्रीमती जी मेरी मैत्रेयी शाक्या जी हैं, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट आने हैं। वाला था सर उस सवाल पे हाँ, अभी। और हमने उनकी नौकरी से त्यागपत्र दिलवाया। और उस समय मैं बदायूं और बरेली में मेरा अच्छा, हर वर्ग में मैं अधिकारी के रूप में रहते हुए पिछड़े दलित शोषित समाज कमज़ोर वर्गों के बीच, या जो पीड़ित पक्ष था किसी जात बिरादरी का रहा हो, उसके बीच जिस ढंग से मैंने तत्परता से, न्यायप्रियता से और बिना किसी लोभ मोह और उत्तेजना के, मतलब किसी एक्स्ट्रा किसी इंटरेस्ट के मैंने काम किया, उससे हमारा एक गहरा प्रभाव था बरेली और बदायूं में। हम लोगों का प्लान था कि 2004 में श्रीमती जी को एमपी का चुनाव लड़ाया जाए, आंवला नहीं हो पाया। अब उसकी एक अलग कहानी है क्यों नहीं हो पाया। इसके बाद उनका त्यागपत्र दिलवा दिया सरकारी नौकरी से। फिर 2009 में मन बनाया गया, वो भी नहीं हो पाया। तो हमको लगा कि राजनीति में खुद आना पड़ेगा। तो 12 में मैं स्पेशल सेक्रेटरी होम था उत्तर प्रदेश सरकार में। उस समय मेरा आईएएस में प्रमोशन हुआ, और 12 अक्टूबर नवंबर में हुआ। और इसके बाद अमेरिका हम लोग ट्रेनिंग में चले गए। फिर थोड़ी देर पोस्टिंग रहा, और अक्टूबर में मेरा प्रमोशन हुआ 12 में, और 13 में मैंने शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जहाँ तक है मई में मैंने, जून में मैंने नौकरी से भी रिजाइन किया। मैं 18 तक नौकरी में रहता, और सेक्रेटरी लेवल से या कमिश्नर लेवल से रिटायर होता। लेकिन चूंकि मेरे सामने लक्ष्य बड़ा था, इसलिए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने नौकरी को छोटी समझा, सरकारी नौकरी को हमने छोड़ दिया। और चूँकि गवर्नमेंट सर्वेंट था, आईएएस अफसर था, तो मेरी भी मजबूरी थी कि समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन किया, उस समय रूलिंग पार्टी थी। और उनको भी पिछड़े वर्ग के, कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता की जरूरत थी, और हमको भी राजनीति में आने की जरूरत थी। तो राजनीति में लेन देन होता है, भाई उनको जरूरत थी, हमें, हम आ गए। और समाजवादी पार्टी में मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया, और मैं 4 साल तक बतौर दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री काम किया। जब 4 साल मैंने राजनीति में प्रत्यक्ष काम किया, और मेरा लंबा एक प्रशासनिक अनुभव था, राजनीति का भी अनुभव था, तो मुझे पूरे देश का जो राजनीतिक परिदृश्य था वो मेरे सामने बड़ा स्पष्ट हुआ। और हमने पाया कि जिस दिशा में ये बहुसंख्यक समाज, या बाबू जगदेव प्रसाद के शब्दों में 90% समाज, या काशी राम के शब्दों में बहुजन समाज, या शोषित समाज, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के नेता लोग राजनीति कर रहे हैं, ये मूलतः राजनीतिक दिशा ही आत्मघाती है और अल्पजीवी है। इसका ना कोई ऑल इंडिया लेवल का दृष्टिकोण है, न इनका कोई लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है, न इनका जन कल्याण का, और जो होता है ना कि लोकतंत्र मजबूत हो, समता मजबूत हो, शिक्षा मजबूत हो, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो, रोजगार की व्यवस्था हो, यानी देश में खुशहाली हो। खुशहाली का एक कंसेप्ट बड़ा व्यापक है। खुशहाली में एक मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसको सुखी बनाने के लिए जितने कंडीशंस होते हैं, जितनी वस्तुस्थिति या परिस्थितियां होती है, जितने उसके घटक और कारक होने चाहिए, सबका उसमें समन्वय होना चाहिए और सब पर काम होना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये दल
कदाचित सक्षम नहीं है एक बड़ी राजनीति के लिए। न इनकी तैयारी है, न इनका विज़न है और न मिशन है। फिर हमने अध्ययन करना शुरू किया कि भाई पूरी राजनीतिक धारा हमारे देश की, पूरे विदेशों का भी लोकतंत्र का अध्ययन किया, साम्यवाद का अध्ययन किया, स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किया, बहुजन आंदोलन का अध्ययन किया, दलित आंदोलन का अध्ययन किया, पेरियार जी को पढ़ा। समाजवादी पार्टी में था तो लोहिया जी को तो मैंने पूरा पढ़ ही लिया, देख भी लिया। उनका 7-8 वॉल्यूम में आप भी देखे होंगे, मेरे लाइब्रेरी में किताब है, मैं पढ़ा और तमाम किताबें पढ़ा। बाबू जगदेव प्रसाद को पढ़ा, ज्योतिबा फुले को पढ़ा, सावित्रीबाई फुले को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा। तो सब लोगों को पढ़ने के बाद ये लगा कि विचार तो सही है, लेकिन विचार को क्रियान्वित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया गलत है। जब आप सत्ता के बिना परिवर्तन नहीं कर सकते तो सत्ता प्राप्त करने का जो माध्यम है, माध्यम तो राजनीतिक दल है ना, तो राजनीतिक दल का विकसित करने का आपका जो नज़रिया है वही गलत है। पूरे देश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एक व्यक्ति आधारित, एक परिवार आधारित ही तो पार्टी चला रहे हैं। आप पूरे देश में बता दीजिए एक आध दल ये तो कोई आपका मेन एजेंडा है, इस पे आप लगातार बात। कोई अपवाद होगा, अन्यथा इस पर आप देखिए कि सब इसी से संचालित हो रहे हैं। तो हम लोगों को लगा कि एक बड़ी राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए। तो बड़ी राजनीति के लिए एक बड़े विजन को लेकर के मैंने नौकरी छोड़ा। बड़े विजन को लेकर समाजवादी पार्टी में भी आए थे, लेकिन निराशा हुई, क्योंकि क्लोजली उस दल को देखने का, उसके क्रियाकलाप वही जाके पता चला। वही पता जाकर चला। तो इस ढंग से फिर हम लोगों ने एक प्रशासनिक अधिकारी से राजनीति में आने का हम लोगों का हमारा निर्णय हुआ। ये है पूरी कहानी। आप जैसे कि जॉब से रिजाइन करने के बाद समाजवादी पार्टी में आए, और वो हमने वीडियो देखा, वो आपकी ज्वाइनिंग देखी कि बहुत कम होता है कि किसी अधिकारी को, किसी ऑफिसर को खुद नेताजी मुलायम सिंह जी ज्वाइन कराएं। आपकी ज्वाइनिंग उस तरह से हुई। मुलायम सिंह जी आपको काफ़ी अच्छे, उनके आपके सारे संबंध थे, ये सब देखा हमने। समाजवादी पार्टी में आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि समाजवादी पार्टी, जिस लक्ष्य के लिए हमने नौकरी छोड़ी थी आपने, मतलब वो यहाँ नहीं है? कब ऐसा आपको महसूस हुआ कि जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य समाजवादी पार्टी में पूरा नहीं हो सकता? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो हम उस दिन 2 लोग ज्वाइन किए थे। एक मैं था और एक हमारे ही मित्र हैं इंदु चंद नागर जी। और पंतनगर एग्रीकल्चरल विश्वविद्यालय आपके रुद्रपुर के वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और कई संस्थाओं में वो बड़े बड़े पदों पर काम किए, और कश्यप बिरादरी के, निषाद बिरादरी से थे, बहुत ही प्रतिभाशाली, और काफ़ी उनका कश्यप समाज में पूरे प्रदेश में मतलब प्रभाव है। तो हम दोनों लोगों ने ज्वाइन किया, और मेरी ज्वाइनिंग में मुख्यमंत्री जी खुद थे, नेताजी थे, हाँ, मैं था, और मेरे साथ मैं जो नेताजी से मिलवाने का काम किए माननीय राम सेवक यादव जी थे, और वो थे मंच पर, और पूरी लखनऊ की पूरी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी थी। देखा मैंने आपने देखा होगा, वो बहुत एक भव्य शानदार, मतलब नेताजी के अंदर सोच थी कि ये अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, और हमारी रेपुटेशन भी एज प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा डिफरेंट थी, मतलब जन सरोकारों से, जनता से जुड़े हुए एक जनप्रिय अधिकारी के रूप में थी, आपको जाना जाता था। तो नेताजी लाइक भी करते थे, लेकिन बहुत सी बातें हैं उसको बोलना नहीं चाहिए जो पार्टी छोड़ दिया गया। उनका एहसान भी है कि मुझे राजनीति में उन्होंने ब्रेक दिया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, इस बात के एहसानमंद है।
लेकिन अब चूंकि मेरा विजन बड़ा था, तो वो लगता था कि इस डब्बे की राजनीति में मैं फिट नहीं बैठ नहीं हो पाऊंगा। हमें एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का मेरे पास विजन एक था। विजन और पूरा 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 ताना बाना था। तो उस विजन को और ताने बाने को पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति परिवार द्वारा संचालित जो पार्टी है उसमें वो बातें चाहे जितना करे वो तानाशाह होता है। आप लगातार इन सारी पार्टियों को सिर से खारिज कर देते हैं कि जितने भी दलित पिछड़े समाज की पार्टियां हैं, सोशल मंचेस या जो मान्यवर काशीराम का साहब कह लीजिए कि बहुजन समाज है, बाबू जगदीप प्रसाद जी की बात, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सारे दल हैं ये छोटे हैं और आपका जो विजन है वो विजन बहुत बड़ा है, और ये सारे दल जो हैं ये चला रहे हैं जो दल वो छोटे हैं, एक व्यक्ति परिवार तक सीमित हैं? भाई ये देश विविधता का देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। और चीन के बाद हमारी आबादी, अब तो कुछ लोग जनगणना नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है जनगणना हो तो हम चीन चीन से से भी आगे निकल जाएं। विविधता का देश है, और इस देश में कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसी जाति नहीं है जिसकी आबादी 5% से ज़्यादा हो। एक धार्मिक इकाई में तो किसी को मान ले, लेकिन जात के अनुसार इंडिया नहीं। में धार्मिक इकाई महत्वपूर्ण नहीं है। धर्म में भी जातियां अनेक हैं। अनेक है, महत्वपूर्ण है। तो जब इस देश में कोई ऐसी जाति नहीं जिसकी 5% से ज़्यादा जनसंख्या हो, और विविधता का देश है, 3,500-4,000 जातियां हैं, जातियां हैं। तमाम आदिवासी कबीले हैं, मुस्लिमों में जातियां हैं, क्रिश्चियन में भी जातियां हैं, सिख धर्म में जातियां हैं, और हिंदुओं में तो तो है ही। जातियों का पूरा भानमट्टी का पिटारा है। तो जहाँ इतनी जातियां हो वहाँ अगर एक व्यक्ति पार्टी चलाएगा, फिर उसका बेटा बेटी चलाएगा, एक परिवार की पार्टी हुई। और हर व्यक्ति का एक जाति है। इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जात विहीन हो? कुछ रेयर हो सकते हैं कि जो माने कि भाई हम जाति नहीं मानते हैं, हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट जितने नेता है सबकी जाति है। तो जब सबकी जाति है तो एक जात की पार्टी हो गई ना। और जात के भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो। अब जात की आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो एक जाति से आप कितनी बड़ी पार्टी खड़ा कर लोगे? वही तो खड़ा कर लो जिस सूबे में आपका बाहुल्य है, वर्चस्व होगा। हाँ। वर्चस्व होगा। मतलब संख्या बल इतना है कि किसी एक को मिला करके आप सत्ता में आ सकते। सत्ता में आ जाओ। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति परिवार की पार्टी चलेगा तो परिवार में भी विद्रोह होगा, उस जाति में भी विद्रोह होगा। भाई उस जाति के आपके परिवार से हट करके भी तो जाति में तमाम प्रतिभाशाली लोग हैं, तो क्या वो आपको चुनौती नहीं देंगे? एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, बहुत छोटी सी ह्यूमन मानव मनोविज्ञान है। आप एक पार्टी बनाओ, आजीवन आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो, फिर आप अपने बेटी बेटा को डेवलप करो। आपका भतीजा विद्रोह नहीं कर देगा, बहुत छोटी सी बात। आपका भाई विद्रोह नहीं कर देगा, कर देगा। और जितने ऐसे दल हैं, और अच्छा वो नहीं विद्रोह करेंगे, जाति में दूसरे जाति में दूसरे विद्रोह कर देंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति को, एक परिवार को कैसे लोग सतत नेता एक तो ये तो लोकतंत्र के ही विरुद्ध अवधारणा है। ये तो गैर बचाने की बात तो वही लोग कर नहीं, वो तो ऐसा है। अब शब्दावली के लिए तो स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। आप यहाँ लोग कहते हैं हम राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, और राष्ट्र को कैसे मजबूत कर रहे हैं? जब उनका अध्ययन करें तो पता चला वो चाहते हैं सबकी शिक्षा चौपट हो जाए, किसी को रोजगार न मिले, सब विपन्न रहें, 5 किलो हम गेहूं देते रहें और कीड़े मकोड़े की भांति लोग रहें, किसी को न्याय न रहे। आज न्याय कितना महंगा है। आप कोई मुकदमा लड़ सकते हो, गरीब आदमी लड़ सकता है। आज चिकित्सा कितनी महंगी है। आज पढ़ाई कितनी, ये फंडामेंटल राइट में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये फंडामेंटल राइट में नहीं है। ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में है ना। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं,
हम बोल देते हैं कि हमारे यहाँ तो ये बात कही गई है, कही तो गई है, लेकिन वो बात आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। वो राज्य सरकार लागू भी कर सकती है और नहीं भी लागू, वो उसकी इच्छा है। तो राज्य सत्ता पर जो लोग काबिज होते हैं, उन्हीं की इच्छा के अनुसार संविधान चलता है, उन्हीं की इच्छा के अनुसार व्यवस्था चलता है। और ये बहुत तमाम विद्वान लोगों ने जो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, स्टेट पावर, स्टेट क्या है, राज्य क्या है, राज्य सत्ता क्या है, राज्य सत्ता का वर्ग चरित्र क्या है, इस पर बहुत सी किताबें लिखी गई है, बहुत से विद्वानों ने उस पर काम किया है अपने अनुभव से और शोध से। तो उन लोगों ने ये पाया कि राज सत्ता का जो वर्ग चरित्र होता है, जिन लोगों ने मिलकर राज्य सत्ता पर काबिज हुए हैं, वो अपने हित के लिए राज्य सत्ता की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और राज्य सत्ता बहुत बड़ी पावर होती है। आज भारत में आपकी सारी चीजों का, नीतियों का निर्धारण प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ही तो कर रही है। चाहे शिक्षा हो, संस्कृति हो, उद्योग हो, अर्थव्यवस्था हो, है, सारी व्यवस्था तो वही कर रहे हैं। चिकित्सा हो, किसान की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, सारा तो नीति वही निर्धारित कर रहा है ना। तो राज सत्ता पर जो काबिज होता है उसी का काम चलता है। तो राज सत्ता पर अगर एक व्यक्ति होगा, एक परिवार होगा, एक जाति का वर्चस्व होगा, तो किसके हित में काम करेगा? वो तो फिर अपने हित में काम करेगा। तो आदमी एक बार देख लेगा, 2 बार देख लेगा, तो काठ की हाड़ी बार बार तो नहीं चढ़ेगी ना। आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आप बहुजन की बात कर रहे हैं, आप शोषित की बात कर रहे हैं, लेकिन दल बना रहे हैं एक व्यक्ति का और एक परिवार का। तो एक छोटी सी बात है कि जब तक हम लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनाएंगे, पूरे देश की राजनीति हम नहीं कर सकते। इसलिए हमको लगा कि ये जो प्लेटफार्म है समाजवादी पार्टी का, ये हमारे लिए एक पिंजड़ा है। हाँ, और पिंजड़े में कितनी बड़ी राजनीति, तोता कितना उड़ान भरेगा, है। तो एक बड़ी राजनीति के लिए हमने समाजवादी पार्टी से किनारा कर दिया। आपने कहा कि आप एक प्लानिंग के तहत राजनीति में आए। पहले अपनी वाइफ के लिए आपने उनको छुड़वाया, उनका जॉब को रिजाइन करवाया 2004, फिर 2009 में भी। लेकिन 2013 में आपकी राजनीति में एंट्री हो जाती है। लगभग 4 साल तक आप समाजवादी पार्टी में एज ए कैबिनेट मंत्री रहे और काम किया आपने। उसके बाद आपने सम्यक पार्टी का निर्माण किया। सम्यक पार्टी और कई बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, कई सारे इंटेलेक्चुअल से बैठ के आपने चर्चा की। सम्यक पार्टी को जो आपका बनाने का उद्देश्य था, उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, और क्यों आपको लगता है कि सम्यक पार्टी ही देश में जो सबका भला कर सकती है? सभी लोग ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी की बात करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि सभी का भला हो सकता है। क्यों ऐसा सम्यक पार्टी ऐसा कर सकती है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले के आपके प्रश्न में उत्तर दिया कि एक व्यक्ति की सीमित क्षमता है, इसलिए एक व्यक्ति की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। एक परिवार की भी राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। एक जाति के भी राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। हम लोगों ने फिर विचार करके ये हुआ कि भाई, दूसरों को उपदेश देने के बजाय दूसरे लोगों से बात करें, वो संशोधन करें अपने अंदर, ये थोड़ा सा कठिन मार्ग है। उसके बजाय आप खुद एक ऐसी धारा की शुरुआत कर दीजिए जिस पर चर्चा इस देश में शुरू हो जाए। तो हम लोगों ने काफी सोच विचार करके सम्यक पार्टी का निर्माण किया। सम्यक माने होता है जस्ट। लोकतंत्र में भाई जैसे कहते हैं ना, हमारा सम्यक भोजन माने जैसा भोजन होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? सुपाच्य भी होना चाहिए, पौष्टिक भी होना चाहिए, और स्वाद भी आना चाहिए, और आपके जेब के सीमा में भी होना चाहिए। तो सम्यक भोजन वही हुआ ना। बिल्कुल। सम्यक शिक्षा वही हुई जो आपको अच्छा इंसान भी बनाए, आपको रोजगार भी थे, आपको समाज में एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक भी बनाए।
आपको राष्ट्र का एक बेहतर नागरिक भी बनाए, हाँ, और आपका जितना क्षमता है बौद्धिक, उसको विकसित करने का संपूर्ण प्रयास करे। तो ये हुई सम्यक शिक्षा। तो सम्यक का अर्थ ही होता है जो उचित है, जस्ट है, प्रॉपर है। तो लोकतंत्र में कैसी पार्टी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक, सबको बैलेंस लेके चले। बैलेंस लोकतांत्रिक पार्टी होनी चाहिए। विविधता का देश है, यहाँ जैन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, हाँ। हिंदू धर्म में जो जिसको आज ये सनातन शब्द कहते हैं, उसमें शाक्त हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, उसमें तमाम तरह के लोग हैं। हाँ, इसी ढंग से आदिवासियों में तमाम कबीले हैं, तमाम तरह की वेशभूषा है, तमाम तरह की भाषाएं हैं। तो इस विविधता के देश में राजनीतिक दल को अगर देश चलाने के लिए बना रहे हैं, आप अपने लाभ के लिए बना रहे हैं, 2-4 टिकट के लिए, तो अलग प्रश्न है। आप अपने जात के लाभ बना ले रहे हैं, ये भी अलग प्रश्न है। लेकिन अगर आप देश चलाने के लिए, देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सब कुछ बेहतर बनाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए, देश को अंदर मजबूत करने के लिए, सीमाओं पर भी मजबूत करने के लिए अगर आप पार्टी बना रहे हैं, तो आपको केंद्र की सत्ता में जाना पड़ेगा। और केंद्र की सत्ता में आप प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे भाई? जब आपके पास 272, 73, 74, 75 एमपी होंगे, तभी तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। पूरे देश के लिए पॉलिसी कब बनाएंगे? जब आप केंद्र की सत्ता पर बैठेंगे। 275 एमपी कब होंगे? क्या आप उत्तर प्रदेश से चुन लेंगे 275? क्या पूरे एक जाति से बना लेंगे 275? वो भी संभव। क्या एक क्षेत्र से बना लेंगे? नहीं बना सकते। नहीं, संभव नहीं। क्या आप गठबंधन करके बना लेंगे? ये भी नहीं संभव है। इसलिए नहीं संभव है। मैं गठबंधन की राजनीति पर थोड़ा सा इसमें कहना चाहूँगा, उस पर भी विचार हुआ। गठबंधन की राजनीति इस देश में इसलिए नहीं सफल होती कि आप देखिए, कांग्रेस का जब उदय हुआ, तो कांग्रेस 1885 में जब बनी, तो कांग्रेस में पूरे देश से लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, पूरे देश से। कभी जैन हुआ, कभी बौद्ध हुआ, कभी सिख हुआ, कभी ईसाई हुआ, कभी पारसी हुआ, कभी पंजाब का हुआ, कभी तमिलनाडु का हुआ, कभी महाराष्ट्र का हुआ, कभी उत्तर प्रदेश का हुआ, कभी बिहार। मुख्य धारा में आए, मतलब नहीं, मुख्य धारा में नहीं। यानी उन्होंने पूरे देश से प्रतिभाशाली लोगों को जोड़ा। और प्रतिभाशाली हर जगह लोग हैं, बिल्कुल। ऐसा ही नहीं कि आप ही प्रतिभाशाली हैं। और जब कोई संगठन खड़ा हो जाता है, तो कम प्रतिभाशाली भी संगठन को मुखिया हो जाए तो वो चला ले जाता है। लेकिन उससे जुड़ा हुआ ना उसके लोगों का। जैसे तमिलनाडु से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, तो दक्षिण भारत के लोगों को महसूस हुआ ना कि भाई हम भी हमारा भी प्रतिनिधित्व है। कभी महाराष्ट्र से हो गया, कभी आदिवासी हो गया, कभी अल्पसंख्यक हो गया, कभी पारसी हो गया, कभी सिख हो गया, कभी बौद्ध हो गया, कभी जैन हो गया, कभी असम का हो गया, कोई ना कोई बैकवर्ड हो गया। 80 की तमाम जातियां हैं, तो प्रतिभाशाली लोगों की कमी भी नहीं है। तो इस ढंग से ऑल इंडिया लेवल का वो पार्टी विकसित हो गई। अब क्यों विकसित हो गई? क्योंकि ऑल इंडिया स्तर के लोगों ने उस पार्टी का नेतृत्व किया और उस नेतृत्व के लिए उनको अवसर उस पार्टी में मिला। अब मिला क्यों? क्योंकि उनके संगठन की रीति और नीति थी कि हम 1 साल में बदलेंगे, 2 साल में बदलेंगे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद नेहरू खानदान, सुप्रीमो, हाईकमान, ये कौन सा पद होता है लोकतंत्र में भाई? लोकतंत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होता है। क्या पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ये सुप्रीमो होंगे, हाईकमान होंगे? है कहीं किसी के कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं। लेकिन वो खानदान चला रहा है। तो खानदान चला रहा है, तो धीरे धीरे वो पार्टी सिमट करके आज लगभग 100 के आसपास एमपी है। बड़ी पार्टी थी, तो खत्म होते होते समय लगेगा। और उसके बाद जो छोटे छोटे दल बने, वो सब खानदानी बन गए। और मैंने कहा, जब खानदानी दल बनाओगे तो हर व्यक्ति की एक जाति है, जातीय दल बन गए। तो जब जातीय दल बन गए, तो इन्होंने कहा कि भाई एक प्रदेश से एक दल ले लो,
एक बिहार से ले लो, एक उड़ीसा से ले लो, एक मध्य प्रदेश से ले लो, एक तमिलनाडु से ले लो, और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लो। तो कांग्रेस भी परिवारवादी, ठीक, वहाँ भी लोकतंत्र नहीं। और ये जितने दल हैं ये भी किसी न किसी जाति के दल हैं। तो मान लो आप 20 जातियों के दल को कांग्रेस के साथ मिलाकर गठबंधन किया, ठीक, 21 लोग हो गए गठबंधन में आपके। तो कितनी जाति जुड़ी? 21, 21 ही तो जुड़ी, बाकी रह गई 21 जुड़ी, बाकी रह गई। बाकी रह गई। तो बाकी क्या करेंगे कि भैया यही सब लूट ले जाएंगे देश। तो बाकी विद्रोह में लग जाती हैं, तो उनको जहाँ स्पेस मिलता है वहाँ वो चले जाते हैं। तो गठबंधन की राजनीति भी इस देश में लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रही है, बल्कि वो इस देश की राजनीति को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर रही है। तो न व्यक्ति की पार्टी सफल होगी, न एक परिवार की पार्टी सफल होगी, न एक जात की पार्टी, न गठबंधन की राजनीति सफल होगी। और 2 बार आपने स्वतंत्रता के बाद गठबंधन देखा, कितने दिन तक रहा? 2 साल से ज़्यादा कोई गठबंधन नहीं चला। क्योंकि गठबंधन करते हैं तो विभिन्न चरित्र और विभिन्न उनका स्वार्थ, जो अपना व्यक्तिगत एजेंडा है, उसको आप भानुमति के एक जगह कुनबे में जोड़ते हैं। संगठन तब कोई लंबा बनता है जब आदमी 10-20 साल किसी संगठन में एक साथ काम करता है, जब एक दूसरे के साथ समझ, एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, एक नीति के तहत, एक आइडियोलॉजी के तहत एक संगठन में लंबे समय तक काम करता है, तब जाकर के वह संगठन मजबूत होता है। और वो एक दल में ही संभव है। एक दल में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहे, कभी किसी के, कभी किसी के, कभी किसी के, तो 20 नेता उसी में हो गए ना, तो न प्रधानमंत्री मनमाना कर पाएगा और न मुख्यमंत्री, न राष्ट्रीय कोई मनमाना नहीं कर पाएगा। पार्टी की रीति होती है, पार्टी की नीति होती है, पार्टी का एजेंडा होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई हमें मजबूत नेता चाहिए, भाई हमारे बीच एक कोई सक्षम नेता होना चाहिए। अरे भाई क्यों मजबूत सक्षम नेता? मजबूत पार्टी बनाइए, नेता तो मर जाएगा ना। नेता कितने दिन जिंदा रहेगा? कोई मान लो 35 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, तो 100 साल भी जिंदा रहा तो 135 साल तो अब उसको सब नेता भी क्यों मान लेंगे? क्यों मान लेंगे नेता है? तो हम लोगों ने विचार करके सम्यक पार्टी की नींव डाली। ये लोकतांत्रिक देश है, विविधता का देश है, बड़ा देश है। इसमें अगर शोषित, दलित, पिछड़े, वंचित जमात की बात कर रहे हो तो बहुत सी वंचित जमातें हैं ना। एक व्यक्ति क्यों नेतृत्व करे, एक परिवार क्यों नेतृत्व करे? तो हम लोगों ने मूल बनाया कि लोकतांत्रिक पार्टी तभी बनेगी जब ऊपर से नीचे तक बदलाव हो, तभी राष्ट्रीय स्वरूप होगा उसका। और बदलाव मतलब नेशनल, मूल भावना है। हाँ, नेशनल लेवल पर पार्टी तभी होगी जब बदलाव होगा। भाई जैसा मैंने कहा ना, जब तमिलनाडु का कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं होगा तो तमिलनाडु वाले क्यों जुड़ेंगे आपसे? क्यों जुड़ेंगे और क्यों आएंगे? तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ही केंद्र की सत्ता में जा सकती है, और तभी आपके 275 एमपी आ सकते हैं, तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, तभी आप अपने एजेंडे को लागू कर सकते हो। इसलिए हम लोगों ने सम्यक पार्टी को बनाने का निर्णय लिया कि इस देश में लोकतांत्रिक पार्टी शोषित समाज की, वंचित समाज की, बहुसंख्यक समाज की, 90% लोगों की, बहुजन समाज की हो। इसलिए सम्यक पार्टी बनाया गया, चूँकि और कोई पार्टी पहले नहीं थी। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने बिहार की धरती से यह प्रयास किया था, लेकिन उनके विजन और मिशन को उनके बाद वाले लोगों ने ही न समझ पाए और न उसको क्रियान्वित करने का उनके पास विजन था, और न मेरे ख्याल से त्याग था। आपने त्याग की बात करी, विजन मिशन की बात करी। आपने लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण किया और आप पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फिर उसमें बदलाव लगातार हो रहा है। कैसे आपको ख्याल आया कि लोकतांत्रिक पार्टी से आपने अध्ययन किया, कौन आपके पार्टी का आदर्श है और किन के सिद्धांतों पर चल के आपने पार्टी बनाई? आप कई महापुरुषों का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन आपको
कोई कौन ऐसा व्यक्ति लगा जिसको लगा हो पूरे भारत में जो डेमोक्रेटिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाया हो, उस पर काम किया हो? कोई आपको लगता है ऐसा कोई है व्यक्ति? देखिए, मैंने आपको मूल बात बता दी कि देश में अगर खुशहाली लानी है, समृद्धि लानी है, समता लानी है, न्याय लानी है, तो केंद्र की सत्ता पर आपको आना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। केंद्र की सत्ता पर आप राजनीतिक दल से ही जा सकते हैं, और वो राजनीतिक दल अखिल भारत पूरे स्तर भारत का, स्तर का होना चाहिए, नेशनल अखिल लेवल। भारत करेक्टर का हो, उसका हाँ, चरित्र, करेक्ट, हाँ। उसका आधार नेशनल करेक्टर हो। और नेशनल करेक्टर तभी बन सकता है जब लोकतंत्र हो, बदलाव हो। इस दिशा में हमारे आदर्श हैं बाबू जगदेव प्रसाद जी, जो बिहार की धरती पर पैदा हुए, और पहले वो समाजवादी आंदोलन के साथ, लोहिया जी के साथ काम कर रहे थे। बहुत पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान थे, बहुत विद्वान आदमी थे, बड़े अच्छे समाजशास्त्री, राजनीति के चिंतक, बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, पत्रकार भी थे, और पत्रकार भी थे। लेखक उनका भी थे। जो अब उस पर बहुत काम नहीं हुआ, उन्होंने जिन पत्रों का संपादन किया उसमें तमाम लेख हैं। अब उन लेखों का मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं, शायद मैन काइंड करके उनका पत्रिका, वो मद्रास या कहाँ से, वो चेन्नई, हैदराबाद, चेन्नई से, हैदराबाद से कहाँ से निकलता था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो एक अच्छे पत्रकार थे, और अंग्रेजी हिंदी पर समान उनका अधिकार था। मार्क्सवाद को, समाजवाद को, लोकतंत्र को, पूरे मूवमेंट को, पूरे देश दुनिया के, विश्व इतिहास के, भारत इतिहास के मर्मज्ञ थे, विद्वान आदमी थे। और जहाँ से पैदा हुए थे, जैसे मैंने कहा कि गांव के आदमी को अगर वो स्वार्थी न हो जाए, हाँ, स्वार्थी न हो जाए, तो उसको ज्ञान बहुत होता है, क्योंकि वो बहुत नज़दीक से वहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों की दशा, गरीबी। भाई, आप गांव में 10 लोगों का घर देख आइए, आपको पता चल जाएगा ना साल भर की कितनी आमदनी है। बिल्कुल। आप अपने गांव में अगर 200 घर हैं, हाँ, तो 200 घरों का अगर आप अध्ययन कर लीजिए तो आपको देश की दशा पता चल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक घर में कुल मिला करके संदूक, बटुई, भाड़ा, कपड़ा लत्ता, हल, बैल सब मिला करके कितनी एसेट होंगे? 2 लाख के, 4 लाख के, इससे ज़्यादा होंगे। यहाँ तो 4 लाख की एक टीवी लोग लगाए बैठे हुए हैं। कुछ झोपड़ी में जाइए तो शायद 1000 रुपए के एसेट मिल जाएंगे बेचारों के यहाँ, सिर्फ बर्तन भाड़ा, खाना बनाने का, कुछ कपड़े, शायद लेटने के लिए चारपाई भी नहीं होगी। आप चले जाएं तो आपको बैठाने के लिए उनके पास कोई जगह भी नहीं है। तो बाबू जगदेव प्रसाद जहाँ से पैदा हुए थे, उन्होंने सारी चीज़ें देखी थी, अनुभव था, निजी अनुभव था, और पढ़ाई भी की है। तो शिक्षा से उसके समाधान की एक सोच मिलती है, दिशा मिलता है, समाधान का एक प्रकाश मिलता है, रास्ता मिलता है कि आप कैसे इसका समाधान करेंगे। तो उनका अनुभव था, अध्ययन था, और उससे उन्होंने समाधान का रास्ता ढूंढा, राजनीति में आए। उस समय लोहिया जी का बहुत प्रसिद्ध नारा था कि संसोपा ने, बड़ा अच्छा नारा था भाई, कि चलो अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, कम से कम मिलेगा, 60% मिलेगा। और जुड़ गए उन लोगों के साथ। लेकिन जब बिहार में पहली समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, सोशलिस्ट की सरकार बनी, हालांकि कई और दलों का उसमें सहयोग था, तो उसमें 60% कहीं मंत्री नहीं। तो बाबू जगदेव प्रसाद को लगा कि भाई ये तो कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। कहाँ आप कहते थे संसोपा ने बांधी गांठ, संसोपा ने बांधी गांठ, और पिछड़े पावे 100 में 60, और जहाँ आपने 100 में 60 की जगह 100 में 8 कर दिया। 60 की जगह 8 कर दिया। तो है लेकिन मंत्री नहीं है। तो उन्होंने फिर समाजवादी आंदोलन से उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने ये कहा कि
जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो सत्ता का वर्ग चरित्र होता है वो अपने हित के लिए काम करता है, वो बातें चाहे जो करे, लोकतंत्र की, समाजवाद चाहे इतनी की, बड़ी बड़ी बातें हो जाए, बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन काम वही करेगा जो उसके वर्ग हित के लिए होगा, जरूरी है, वर्गीय हित में करेगा, अपने वर्ग चरित्र के अनुसार करेगा। तो उन्होंने फिर 67 में शोषित दल की, चूंकि उनका विजन बड़ा था, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी चाह रहे थे, शोषित समाज दल के संविधान निर्माता वो, उसके फिलासफर गाइड, फ्रेंड फिलासफर गाइड सब कुछ वो, उसके मार्गदर्शक हो, संरक्षक हो, लेकिन उन्होंने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, उन्होंने यादव बिरादरी के बीपी मंडल को बना दिया। इसके बाद बीपी मंडल जी उसको चलाते रहे। कुछ समय बाद बाबू राम स्वरूप वर्मा उत्तर प्रदेश में समाज दल चलाते थे। तो बाबू राम स्वरूप वर्मा जी भी बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, बहुत लेखन का काम किया है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अब आपको पता होगा, शायद वो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री थे, तो पहली बार लाभ का बजट उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रस्तुत किया, लाभ का बजट कि इतना हम बचाएंगे। सब बड़े प्रतिभाशाली लोग रहे हैं, पिछड़े दलित समाज के बीच बाबा साहब सब एक एक से प्रतिभाशाली लोग रहे हैं, लेकिन वही है, कोऑर्डिनेटेड काम नहीं हो पाया, एक राष्ट्रीय स्तर के विजन से काम नहीं हो पाया, एक संगठन में काम नहीं हो पाया, एक राजनीतिक दल में काम नहीं हो पाया, इसलिए वो प्रतिभाएं निखर कर राष्ट्रीय स्तर पर आ नहीं पाई और राष्ट्र को जितना देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। तो 67 में जब शोषित दल बना तो बीपी मंडल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद 1972 में समाज दल से बात करके दोनों दल का विलय कर दिया गया, बाबू राम स्वरूप वर्मा के दल का और शोषित दल का, शोषित दल का और समाज दल का, उनका नाम समाज दल था। तो दोनों का नाम हो गया शोषित समाज दल। अब सारी मतलब पूरा जो रणनीति था, ताना बाना तो बाबू जगदेव प्रसाद ने बुना, लेकिन फिर उन्होंने बाबू राम स्वरूप वर्मा को ही उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, जो कुर्मी बिरादरी के थे। यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी चेंज हो गया, जाति भी चेंज हो गई। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद इस राजनीतिक दल को मजबूत कर पाते, ये संगठन ऑल इंडिया लेवल पर स्थापित हो पाता, इसके पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या इसलिए कर दी गई, अगर हत्या की पूरी आप एक समकालीन पृष्ठभूमि का सर्वे करें तो कांग्रेस का जन्म तो हुआ पूरे ऑल इंडिया लेवल के आंदोलन से, और कांग्रेसियों ने बड़ी बड़ी बातें की, काफ़ी सुधार भी किया, ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस ने सब खराब ही काम किए, काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी किए। लेकिन कांग्रेस का वर्ग चरित्र भी वही सामंती, पूंजीवादी, वर्णवादी वही था। तो आप ये देखे होंगे कि एक तरफ नेहरू का समाजवाद, उदारवाद, और दूसरी ओर फील्ड में तमाम कांग्रेसी दलित पिछड़ों पर अत्याचार कर रहे थे। अगर आप 52 के बाद से जहाँ जहाँ कांग्रेसी सरकारें रही हैं प्रदेश का अगर अध्ययन करें तो काफ़ी दलित पिछड़ों की हत्याएं हुई, बहुत उत्पीड़न हुआ, और उस उत्पीड़न में मतलब उनका राजनीतिक वर्चस्व सारे मुख्यमंत्री सवर्ण, हाँ भाई कांग्रेस में तो अब उनको कुछ थोड़ा सा समझ में आया है, मजबूरी है, क्योंकि देश की राजनीति बहुत आगे बढ़ गई है। अब बिना एक बहुत बड़ा जो समाज है, जो 90% समाज है, बिना उसकी बात किए तो आप देश में राजनीति नहीं कर सकते ना। तो उनको स्पेस दे रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उस समय बिल्कुल स्पेस नहीं था, न राजनीति में, न मंत्रालय में, और उत्पीड़न और हो रहा था उनका। तो उस समय कांग्रेसियों को लगा कि ये बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब ये बड़ी लकीर उनके लिए मुसीबत कह सकते, मुसीबत बड़ी लकीर बन रही है। और
आप एक व्यक्ति की पार्टी चलाओ, एक जात की पार्टी चलाओ, किसको खतरा है देश में? किसी को है खतरा? किसी को नहीं। किसी को नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि दूसरा आज लालू यादव के परिवार में दूसरा दल बन गया, बन गया। शरद पवार के परिवार में 2 दल बन गए, हम्म। बन गए कि नहीं बन बन गए? गया, हरियाणा में लोक दल तीन दल बन गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में बनी गया था, वो फिर गड़बड़ हो गया, भविष्य की क्या बन जाएगा। आज बहुजन समाज में चंद्रशेखर जी खड़े हो गए। कौन सी ऐसी जात बिरादरी है जिसमें 4-6 दल महत्वपूर्ण नेता आज लेकर न चल रहे हैं? तो इन दलों से सामंती राजनीति को कोई खतरा नहीं है। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद जो आधारशिला रख रहे थे, वो एक राष्ट्रीय स्तर के लोकतांत्रिक दल की रख रहे थे, जो बहुत ही खतरनाक अवधारणा थी, और ये इस देश के सामंती राजनीति के लिए एटम बम सिद्ध होता, क्योंकि उनके लिए खतरा था, इसे बहुत बड़ा खतरा था, बहुत बड़ा खतरा था। तो उसी खतरे को समाप्त करने के लिए उनकी 74 में हत्या कर दी गई। यानी 72 में जब बनारस में एक अधिवेशन हुआ, रामस्वरूप वर्मा भी थे और सब तमाम प्रांतों के लोग, तमाम प्रांतों में उनकी पार्टी खड़ी हो गई थी, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मेरे ख्याल से हरियाणा में भी उसका स्ट्रक्चर था। तो सब लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उसमें बाबू जगदेव प्रसाद का जो भाषण है, असली बात दुर्भाग्य है कि उस समय आप जैसे सोशल मीडिया नहीं था, उस समय रिकॉर्डिंग का भी नहीं था, और पूरे भाषण का लेखन भी नहीं हुआ। हमारे लोग लेखनी से परहेज किए ना, डॉक्यूमेंटेशन, इतिहास बनाने का काम, लेखन का काम हम लोगों ने नहीं किया। तो किताबों में थोड़ा सा संक्षिप्त 1-1.5 पेज का उनका भाषण मिलता है। आप उस भाषण को पढ़िए तो उसमें कहा कि आज उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 दल मिलकर एक हो रहे हैं, और जो शोषित समाज दल की स्थापना हो रही, इसका विजन है कि हम शोषित समाज की अखिल भारत स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की एक लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण करें। नींव डाल रहे हैं। तो वो नींव डालना इनकी नींव के लिए खतरनाक था, वो डायनामाइट था। तो उन्होंने कहा कि ये जो खतरनाक काम कर रहे हैं, इन खतरनाक काम करने वाले को भी राजनीति से खत्म कर देना चाहिए। उस समय ये लोग सक्षम भी थे, सक्षम थे। दलित पिछड़ों को इतना बड़ा आवाज़ नहीं था। सब जगह कांग्रेसियों की सरकार, प्रदेश में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार, और जुडिशरी का हाल तो आज तक आप देख ही रहे हो। तो शासन सत्ता के दम पर कांग्रेसियों ने उनकी हत्या करा दी। हाँ, और आज तमाम लोग जो बीजेपी में हैं, उन लोगों का भी उस समय सब कांग्रेस में थे, आज तो सब बीजेपी में शिफ्ट कर गए, वो सामंती ताकतें। और आरएसएस ने उनको समरसता सिखा दिया कि भाई अगर आपको इस देश में लूट करनी है तो सबको लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, सत्ता में चाहे जिसको बैठा दो, काम वो तुम्हारा करे, वो चेहरा हो, वो पोस्टर बॉय हो, पोस्टर बॉय की बात दिखाते रहो। यह है तो तुम्हारा मुख्यमंत्री, है तो तुम्हारा राष्ट्रपति, हाँ, है तुम्हारा सीजीआई, लेकिन काम हमारा हो। तो उन्हीं सामंती ताकतों ने उनकी हत्या की। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस स्वतंत्रता के पहले चाहे जिसका उदारवादी, समाजवादी, समतावादी सोच रहा हो, लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो उस समय तो अंग्रेज रेफरी थे ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसमें क्रिकेट के मैदान में या हॉकी के फील्ड, हॉकी के या फुटबॉल के मैदान में कौन रेफरी था? अंग्रेज थे ना। अगर अंग्रेज न होते तो क्या ज्योतिबा फूले जो बात कहे वो पेशवा के समय कह पाते? नहीं कह पाते। जो बाबा साहब कहे वो कह पाते? नहीं कह पाते। जो पेरियार जी बोले वो बोल पाते? अंग्रेज रेफरी थे। लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो सामंती लोग
स्वतंत्र हो गए और उन्होंने एक उत्पीड़क राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण की संरचना तैयार की। उस संरचना के विरुद्ध एक व्यापक ताना बाना बाबू जगदेव प्रसाद ने बुना और खुद व्यक्तिगत क्रांतिकारी नहीं बने। यही उनका सबसे बड़ा त्याग था। खुद भौकाली राजनीति नहीं करे, बड़े सिंपल आदमी थे। हाँ, कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, एक पैसे की कमाई नहीं की। तो एक बहुत बड़ा उनका व्यक्तिगत आदर्श भी था, एक राजनीतिक आदर्श भी था, एक बड़ा राष्ट्रीय फलक पर राजनीति को स्थापित करने की उनकी सोच थी, लोकतांत्रिक सोच थी और सभी को लेकर चलने की सोच थी। तो वो हमारे आदर्श थे और उन्हीं को आदर्श, उन्हीं के विजन, मिशन, उन्हीं की व्यवस्था, उन्हीं के संगठन की रीति नीति और उन्हीं की विचारधारा को मानते हुए हम लोगों ने पार्टी स्थापित की। जहाँ तक विचारधारा की बात है, देखिए काल समय परिस्थिति के अनुसार आपको शब्दावली भी बदलनी पड़ेगी, आपको भाषा भी बदलना पड़ेगा। आप राजनीति कर क्यों रहे हैं? आप राजनीति किसी के विरोध के लिए तो नहीं कर रहे हैं, किसी को किसी की शिक्षा छीनने के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं। किसी का न्याय, समता, धन दौलत छीनने के लिए, तो किसी को अपमानित करने के लिए। आप तो राष्ट्र को खुशहाल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि 10% खुशहाल हो। हम ये कह रहे हैं कि 100% खुशहाल हो, लेकिन हमारी प्रायोरिटी पहले 90% इसलिए होगी कि 90% 1000 सालों से तमाम चीज़ों से वंचित है। तो पहला हक तो उन्हीं को बनता है ना, जो वंचित समाज के लोग हैं। पहले आपका तो वो सांस्कृतिक परिवर्तन भी करना चाहते थे, सामाजिक परिवर्तन भी करना चाहते थे, राजनीतिक परिवर्तन भी करना चाहते थे, आर्थिक परिवर्तन करना चाहते थे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ग्रामीण परिदृश्य में, सब जगह उनका एक बड़ा स्पष्ट सुविचारित बहुत बड़ा विजन था उनका, बहुत बड़ा विजन था। लेकिन हो सकता है कि तमाम शब्दावली जो बाबू जगदेव प्रसाद बोले आज प्रासंगिक ना हो, उस भाषा में बात करने की जरूरत भी नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि आप क्रिएटिव राजनीति करिए, आप सकारात्मक राजनीति करिए, आप देश बनाने की राजनीति करिए, आप शिक्षा सुधारने की राजनीति करिए, आप स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने की राजनीति करिए, और वो बिना सत्ता के संभव नहीं है। और जब सत्ता के संभव नहीं है तो बिना राजनीतिक दल के भी संभव नहीं है। और केंद्र की सत्ता में जाना है तो राजनीतिक दल को ऑल इंडिया लेवल का बनाना पड़ेगा। ऑल इंडिया लेवल का तभी होगा जब लोकतांत्रिक होगा। तो ये सीधा सा एक स्टेप बाय स्टेप इसका लॉजिक है। तो हम लोगों ने बाबू जगदेव प्रसाद के उस विजन मिशन को समझा और उनकी विचारधारा को भी संशोधित रूप में, हूबहू नहीं, समय के अनुसार हम लोगों ने शब्दावली बदली कि नेगेटिविटी वाले कोई शब्द हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ, वर्तमान में दो गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। दोनों में लगभग जो आप कह रहे हो एक पारिवारिक जातिक दल है। भाजपा को अगर छोड़ दिया जाए तो जो एनडीए के साथ जो दल हैं वो भी एक व्यक्ति और परिवार के दल हैं। और इंडिया में बात की जाए एनडीए गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन में ही ये दोनों ही जैसे हैं। तो क्या वर्तमान में ये दोनों दलों का क्या भविष्य है और क्या ये बाकी में देश के लिए, देश क्या इनके जो आइडियोलॉजी है, इनके जो विचार हैं, इनके साथ जो आप बात कह रहे हैं वो बात देश में लागू हो सकती है? क्या देश को उसका लाभ हो सकता है? क्या सब समानता आ सकती है क्या? देखिए ऐसा है, भारत को लोकतंत्र बिना संघर्ष के मिला है। यानी आज़ादी के लिए तो संघर्ष किया लोगों ने, और आज़ादी के दौरान एक विजन भी था कि हम कैसा देश बनाएंगे, समता में विजन होगा। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश चले, इसका कोई इतिहास देश में नहीं है। और अंग्रेज साहब बहादुर थे, वो भी लोकतांत्रिक नहीं थे, अपने देश में थे। इंग्लैंड में तो लोकतंत्र था, लेकिन इंडिया में लोकतांत्रिक वो नहीं थे। और यहाँ के राजे महाराजे कोई लोकतंत्र का मतलब नहीं है। लेकिन भारत का संविधान जब लागू हुआ तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो चाहते थे देश लोकतांत्रिक हो, और अंग्रेज साहब बहादुर थे, चूंकि वो लोकतंत्र
बहुत लंबे समय थे उनका यहाँ विकसित हो चुका था। तमाम ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोग थे और उन्होंने व्यापक भारत की जनता सब एसोसिएट हो, सबका कल्याण हो, सबको शिक्षा मिले, इस टाइप की एक व्यवस्था भारत में छोड़कर जाना चाहते थे। भले उन्होंने नहीं किया, लेकिन भारतीयों के लिए एक उस टाइप की व्यवस्था छोड़कर, तो उनकी उपस्थित में और जब बना, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, लोकतांत्रिक था, चुनी हुई सरकार चलाएगा, कोई राजा महाराजा नहीं चलाएगा, कोई मुगलिया खानदान नहीं चलाएगा, कोई मौर्य वंश नहीं चलाएगा, चलाएगा कौन? देश की चुनी हुई सरकार आम जनता के बीच से चुनी जाएगी। तो लोकतंत्र हमारे यहाँ कोई अभी बहुत लंबा इसका इतिहास नहीं है। एक ढंग से कहिए कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद से ही ये शुरू हो गया। प्राचीन भारत के उदाहरण दिए जाते हैं, हम गणतंत्र रहे हैं, लिच्छवी गणतंत्र, बज्जी संघ, शाक्य खुद गणराज्य था, तो तमाम उसमें गणराज्य थे। तो वो तो पुरानी बात थी, वो प्रैक्टिस में तो खत्म हो गई थी ना। तो लोकतंत्र संविधान में आ गया। बाबा साहब भी उसके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें, उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने में। और हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे वो भी चाहते थे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसलिए 18 साल के सभी बच्चों को उन्होंने नागरिक मान लिया और मताधिकार का अधिकार भी दे दिया। पहले 21 साल था, अब 18 कर दिया गया। तो लोकतंत्र तो आ गया, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से जीवन चलाना, लोकतांत्रिक ढंग से समाज की व्यवस्था चले, लोकतांत्रिक ढंग से आपका कोई एक संगठन चले, पूरा देश चले, और लोकतंत्र में हम लोगों की आस्था यकीन हो, अभी इसको स्थापित होने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अब लोकतंत्र के उलट राजतंत्र तो आना नहीं है। हमारे देश में आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई खानदानी दिल्ली का राजा होगा? नहीं हो सकता। कोई प्रदेश का राजा होगा, कोई जिले का राजा होगा? आप कल्पना नहीं कर सकते, अब नहीं, और न संभव है। तो लोकतंत्र ही देश का गवर्नेंस का सिस्टम है। तो इसमें आस्था, विश्वास और इसको मजबूत करने का काम प्रत्येक आदमी को करना चाहिए, पड़ेगा। चाहिए नहीं, पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि कोई सृष्टि का अंत तो नहीं होने जा रहा है। क्यों? आने वाली पीढ़ी भी आएगी, आएगी, देश भी रहेगा। बिल्कुल। राजतंत्र आना नहीं है, लोकतंत्र से ही चुने हुए लोग सरकार चलाएंगे। तो अगर प्रत्येक नागरिक इस देश को मजबूत करना के बारे में नहीं सोचेगा तो ये देश मजबूत कैसे होगा? और अगर मजबूत करने की बात सोचेगा तो वो राजनीतिक दल से ही होगा ना, सरकार के माध्यम, शासन सत्ता के। बाकी व्यक्तिगत प्रयास से आदमी कितना कर लेगा? भाई ब्रॉड पॉलिसी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही बना रही है ना, उसी पॉलिसी के तहत तो आपको काम करना है। हाँ, तो अगर उनकी पॉलिसी गड़बड़ होगी तो कैसे? आज जैसे है कि भाजपा चाहती है कि पूरी शिक्षा चौपट हो जाए, चौपट कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया कि नहीं? स्कूल भी सब बंद करी सरकार। वो चाहते हैं कि चिकित्सा का प्राइवेटाइजेशन हो जाए, कारपोरेट सब आ जाए, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के सब अस्पताल पूरे प्राइवेटाइजेशन 23 से हो गया कि नहीं हो गया? सरकारी व्यवस्था चौपट हो गई। हाँ, उन्होंने चाहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग सशक्त न हो, सशक्तिकरण। और सशक्तिकरण का माध्यम क्या है? शिक्षा, अर्थ, न्याय और समता और अवसर की समानता। तो उनको न दो तो अपने आप, भाई एक पौधे को कितना बड़ा बरगद का बीज हो, अगर उसको पत्थर पर रख दो, 100 साल रखे रहो, जमेगा क्या? नहीं जमेगा। हाँ, नहीं जमेगा ना। लेकिन मिट्टी में रख दो, खाद पानी बने तो वही 10 साल में बड़ा वृक्ष बन जाएगा। तो इनको खाद पानी ही न दो तो ये नीति चल रही है, वे चलती रहेगी। तो अगर लोगों को देश की चिंता नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप खेल रहे हो, एक तो 100 लोगों का ग्रुप बना दिया, देखो पंचो ये हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, जो रामलाल ने लिखा, जो बिहारी लाल ने लिखा, उसी पोस्ट ऑफिस के बारे में
देखो कॉलेजियम खत्म होना चाहिए, देखो शिक्षा में ये हो रहा है, जैसे स्वास्थ्य में ये रहा, जैसे यहाँ पीट दिया, यहाँ उत्पीड़न हो गया, यहाँ हमारी माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार हो गया, हाँ घृणित काम हो गया। तो आप दिन भर लिखी तो रहे हो, लेकिन आपको क्या चिंता है कि आगे भी न हो, उसके लिए क्या योजना है? उसके लिए क्या योजना है? तो लोकतांत्रिक राजनीति हम लोगों ने इसलिए स्थापित किया कि कोई चीज एक दिन में नहीं होता और न हमें जल्दी है। हम लोग तो सम्यक पार्टी के माध्यम से एक विचार ले जा रहे हैं कि अगर इस देश में बहुसंख्यक समाज को मजबूत होना है और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति विकसित करके केंद्र सरकार में जाकर पूरे देश के लिए व्यवस्था बनानी है, अपने अनुसार बनानी है, जो आप हजारों चाहिए लिखते रहते हो ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, तो भैया ये आपका चाहिए पूरा कौन करेगा? कौन करेगा? आप सत्ता में आइए, जितने चाहिए है सब कर लीजिए, सबको पूरा कर लीजिए। कॉलेजियम खत्म होना चाहिए, खत्म कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंटर तक शिक्षा विश्व स्तर की होनी चाहिए, चंबल की घाटी में भी वहाँ और एक रिमोट आदिवासी क्षेत्र में भी। आज आप देखो, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। आदिवासियों का आज आदिवासी हमारे देश में 8-9 करोड़ है, जंगल में रह रहे हैं। तो जो जहाँ रहेगा वहीं स्कूल चाहिए ना उसको, बिल्कुल चाहिए, वहीं उसको अस्पताल चाहिए, वहीं उसको बिजली चाहिए, वहीं उसको सड़क चाहिए, वहीं उसको सुरक्षा चाहिए, वहीं चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। अब आप अंग्रेज साहब बहादुर की नीति को फॉलो कर रहे हैं। अंग्रेज आए, उन्होंने सारे वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब राष्ट्रीयकरण हो गया तो भाई संरक्षित वन हो गए। अब उसमें सड़क नहीं बन सकती, बिजली के खंभे नहीं जा सकते, अस्पताल नहीं बन सकते, तो भाई उनके बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? जो जहाँ है देश का नागरिक, वहीं तो आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी शिक्षा, क्वालिटी रोजगार देना पड़ेगा ना। कि आप 9 करोड़ की आबादी को कहीं शिफ्ट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं करने जा रहे हो। उसके उलट अब ये ऑब्जर्वेशन की बात है, आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड चले जाइए, क्योंकि 85% सामंती लोग रहते हैं, समण जातियों के लोग रहते हैं, और हिमालय सबसे नया पहाड़ है, नया पहाड़ है, और सबसे डेंजरस जोन है, यानी भूकंप के सबसे डेंजरस जोन में है, ठीक, और सेटल्ड भी नहीं है, सबसे यंग माउंटेन है, सबसे नौजवान वो पर्वत है। हाँ, वहाँ आप देखिए, जहाँ चाह रहे हैं पहाड़ खोद करके 4 लेन बन रही है, होटल बन रहे हैं, रिजॉर्ट बन रहे हैं, प्रॉपर्टी का रियल इस्टेट में कितना बड़ा धंधा पूरे उसमें चल रहा है, सुरंगें बन रही हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो देवभूमि है, क्योंकि वहाँ सामंत लोग रहते हैं, और बाकी असुरों की भूमि है, क्योंकि यहाँ काले कलूटे रहते हैं। तो आपके अंदर संवेदना नहीं है ना। तो ये संवेदना करने वाला राजनीति तभी होगा ना जब आदिवासी भी मुख्यमंत्री हो, वो भी प्रधानमंत्री हो देश का, और उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो ये बड़े प्रश्न है जिनका हल एक लोकतांत्रिक राजनीति से ही हो सकता है, और इसको करना पड़ेगा। हम लोग इसी की शुरुआत किए हैं। ये कब होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन करना होगा, और करना पड़ेगा सबको। आपने आदिवासियों की बात करी, तो आदिवासियों से एक सवाल आता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब ईडी सीबीआई का छापड़ा, वो जेल भी गए। जेल जाने से पहले विधानसभा में उनका एक स्पीच है, वो उस समय बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि आदिवासी लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, BMW में चल रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं, ये बात सरकार के लोगों को हजम नहीं हो रही है। क्या देखिए ऐसा है, इस टाइप की व्यक्तिगत समस्याएं और बातें बहुत होती रहती हैं। नहीं, मैं आदिवासियों बात कर रहा हूँ कि आदिवासियों का आगे बढ़ना सरकार को नहीं अच्छा लग रहा है। देखिए, वो सिर्फ आदिवासियों का नहीं, उनको तो पिछड़ों का, दलित का, अल्पसंख्यक का, उसी में आदिवासी भी सम्मिलित है। उनको तो किसी का आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता। किसी को शिक्षा न हो, रोजगार न हो, स्वास्थ्य न हो, उस पर विस्तृत चर्चा आपसे हो चुकी, क्योंकि उनका वर्ग चरित्र ही नहीं है इनके कल्याण करने का। ठीक, उनको उतना ही कल्याण करेंगे जितने में वो
इस देश में मजदूर बनने लायक, उसी में से कुछ लोग आगे भी निकल जा रहे हैं, नमूने वो पोस्टर बॉय के रूप में। मेरा ये कहना है कि शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को आदिवासी समाज के हैं तो एक बड़े सोच के तहत काम करें ना। वो भी तो खानदानी पार्टी बना रहे हैं। हाँ, क्या उनके अतिरिक्त दूसरा कोई आदिवासी नहीं है? अभी जब वो जेल चले गए थे तो वो भी तो आदिवासी था। बिल्कुल। और इनके पिताजी के साथ उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। अब बहुत आदिवासियों के बीच पॉपुलर आदमी है। हाँ, तो वैसे ही है जैसे कुशवाहा, क्या रामलाल कुशवाहा ही हैं? क्या बिहारी लाल कुशवाहा नहीं है? या विवेंद्र सिंह कुशवाहा नहीं है? या साग के सिर पर हर्ष साग के ही है? हाँ, मनोज साग के नहीं है? हाँ, प्रमोद साग के नहीं है साग के? हाँ, बिल्कुल। तो भाई अगर आप आदिवासी की ही पार्टी बना रहे हो तो उसी में लोकतंत्र लाओ। भले छोटा लोकतंत्र है, चलो आपको क्षमता नहीं है तो आप छोटे लोकतंत्र लाओ। क्षेत्रीय दल है हमारा, भाई हम क्या करें, हम तो छोटे दल है। तो कोई छोटे दल हो तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने कोई मनाही है क्या? क्यों? कोई मनाही नहीं। अगर आपने कुशवाहों की पार्टी बना ली, कुर्मी की पार्टी बना ली, यादव की पार्टी बना ली, पाल की पार्टी बना ली, तो क्या कोई मनाही है कि उसमें लोकतंत्र ना हो? नहीं, कोई मनाही नहीं। लेकिन आप निस्वार्थ के लिए बातें कर रहे। तो हम लोगों का इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में नहीं, व्यक्तिगत घटनाओं में। जैसे हमको लोग कहते हैं फला जगह तो आप गए नहीं, हमने कहा जाकर क्या करेंगे? होना सब सत्ता से बड़ी राजनीति खड़ा करो जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो, ना तुम्हारी समझ है। राजनीति की बात हुई सर, आपने सारी पार्टियों के बारे में बता दिया एक एक रूप से कि आपने कहा कि लोकतंत्र है इस देश में, लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक संगठन ही सत्ता में आएगा तभी सबका भला हो सकता है। अभी सर बिहार में चुनाव है आने वाले समय में। बिहार में एक SIR का मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको लेके वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोगों ने निकाली। वहाँ पे कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहाँ पे गए। तो क्या SIR को लेके आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी का वर्ग चरित्र एक है, सामंती वर्णवादी। अब वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसको डिप्टी CM बनाते हैं, कौन राष्ट्रपति है, कौन फलाना है, ढकाना है, राज्यपाल है, ये कोई मटेरियल नहीं होता। और न किसी की क्षमता है कि उनके रणनीति को, उनके ताने बाने में कोई हस्तक्षेप कर सके। तो इनका तो उद्देश्य है ही कि इस ढंग से वोटर लिस्ट को बनाई जाए कि हमारे जो विरोधी हैं अधिक से अधिक उससे प्रभावित हों। और देखिए वोटर लिस्ट की जहाँ तक बात है, एक निरंतर इस पर काम होना चाहिए। भाई आप एक बूथ का वोटर लिस्ट बना दीजिए, आप उसकी ज्योग्राफिकल एरिया है, आदमी खुद वेबसाइट पर देख ले। हाँ, अगर उसका नाम नहीं है, कोई गलत है तो खुद वो ऑनलाइन अप्लाई करे, उसमें जांच होकर एडिशन डिलीशन होता रहे। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया चलनी चाहिए ना। ये तो ऑनलाइन जैसे आप आधार में नाम और फलाना ढकाना सब चेंज कराते रहते हैं, वैसे होना चाहिए। और चुनाव आयोग की तो एक ही मतदाता सूची है, और उसका जो बेसिक है कि एक रेवेन्यू विलेज में पूरा एक बूथ होगा, बूथ में एक सेंटर होगा, सेंटर में बूथ होंगे, एक भी बूथ हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अच्छा, उनका ज्योग्राफिकल एरिया भी निर्धारित है। कभी कभी मतदाता संख्या के अनुसार जैसे ज़्यादा हो गए तो दूसरी जगह जोड़ दिया कुछ मकानों को। सब कुछ है, उसको क्लियर वेबसाइट पर रखिए ना। हर आदमी, जैसे आप अपना तो देख सकते हैं, जैसे आपको ईपिक नंबर मालूम हो तो आप अपना देख सकते हैं, लेकिन आप ये देख नहीं सकते कि आपके आज के डेट में आपके बूथ पर कौन कौन वोटर हैं, कितने वोटर हैं, किसका नाम है, किसका नाम नहीं है। भाई कोई आदमी मर गया तो खुद ही आदमी आपत्ति कर सकता है ना। बिल्कुल। हाँ, कोई 18 साल का हो गया तो जोड़ने के लिए
एप्लीकेशन देगा। कोई आदमी गांव छोड़कर चला गया, उसका नाम चला आ रहा है, तो खुद ही लोग संशोधन के लिए दूसरे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जांच होकर संशोधन हो जाए कि भाई ये फला जगह हो गए, उसमें वहाँ के वोटर लिस्ट का उसका वो भी दे दिया जाए। तो ये निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन चुनाव के इतने जल्दी, मतलब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, समय कम है, इसके लिए कम से कम एक 5-6 महीने पहले इनको तैयारी करनी चाहिए, साल भर पहले तैयारी करनी चाहिए और व्यापक संशोधन करते। अब तो चुनाव आयोग लगता है कि जैसे वो उसका भी एक वर्ग चरित्र हो गया है, किन के लिए काम कर रहा है वो बड़ा स्पष्ट है। आपको लगता है चुनाव निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है? जिस तरह देखिए, निष्पक्ष चुनाव न करने के उनके तमाम उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे विपक्षी दल भी दूध के धुले हुए हैं, वो भी गड़बड़ किए हैं। मैं तो लंबे समय तक प्रशासन में रहा हूँ, आज जो संविधान और लोकतंत्र खतरे में है बात कर रहे हैं, बूथ लूटा करते थे। हाँ, और बूथ लूटने में मतपत्र में लूटना ज़्यादा आसान है। एक मतपत्र ले लिए, 50 की गड्डी होती है, मुहर लगा कर डाल दिए फाड़ करके। ईवीएम में थोड़ा देरी होती है, लेकिन अगर आदमी बूथ कैप्चरिंग करना चाहता है, ईवीएम में भी होगा, मतपत्र में भी होगा। न वो फुल प्रूफ है, न ये फुल प्रूफ है। स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है वहाँ पर, तो ये चुनाव आयोग को काफ़ी समय पहले करना चाहिए था, जिससे लोग कायदे से तो बिहार के बाहर होता है। तो उत्तर भारत में जहाँ माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, चाहे बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार उत्तर प्रदेश हो, माइग्रेशन बहुत है इन प्रांतों से। तो इनमें एक कोई चुनाव आयोग को एक परमानेंट सिस्टम बनाना चाहिए कि निरंतर संशोधन परिवर्तन चलता रहे और उसको एकाएक 10-15 साल पर उसकी नींद न टूटे कि यहाँ तो बड़ा गड़बड़ वोटर लिस्ट है, अब हम एकदम सब कुछ बदल देंगे। तो यही आपत्ति हुई थी कि भाई इतना समय नहीं है। बिहार की जो भौगोलिक और जो इस समय क्लाइमेटिक कंडीशंस है और जो वहाँ क्या माइग्रेशन की समस्या है, तो उसमें न्यायपूर्ण इसका मतदाता सूची नहीं बन पाएगी। तो ये आपत्ति सही थी और चुनाव आयोग को पर्याप्त समय पहले से बनाना चाहिए था। लेकिन बात वही है ना कि जब देश में सत्ता पक्ष को रिप्लेस करने के लिए एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा, कोई है मजबूत विपक्ष जो आज के सत्ता पक्ष को चुनौती दे सके रिप्लेस होने का? सिर्फ ये इनके जो गलत काम है या इनकी जो जनता में खराब छवि बन जाएगी, नेगेटिविटी जिसे कहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी से भारतीय जनता पार्टी भले हट जाए, लेकिन क्या उसका कोई स्वस्थ विकल्प है देश में कि उसको रिप्लेस कर सके? और कोई रिप्लेस भी करता है तो साल 2 साल रहता है, फिर वो टूट टाट जाते हैं। 2 बार अनुभव हो चुका है, गठबंधन की राजनीति में यही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि हमारे सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं है। और आप अगर पूरा स्वतंत्रता के बाद से अध्ययन करें, जब से बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी चल रही है, तो कांग्रेस जहां से समाप्त करती है, बीजेपी वहीं से शुरुआत करती है, और जहां से बीजेपी समाप्त करती है वहीं से कांग्रेस शुरुआत करती है। तो दोनों के वर्ग चरित्र एक है, दोनों सामंतवाद, पूंजीवाद, सवर्णवाद के पोषक पार्टियां हैं। काल समय परिस्थिति के अनुसार, प्रेशर के अनुसार भले कोई संशोधन कर ले। तो इसलिए जब तक आम जनता के बीच से, बहुसंख्यक समाज के बीच से, 90% के बीच से एक मजबूत लोकतांत्रिक पार्टी नहीं होगी, आप इन पर नियंत्रण भी नहीं रख पाएंगे।
और आलोचना और समीक्षा से कोई इनके ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपने एसआईआर की बात करी, बाबू जगदेव प्रसाद जी की बात करी और तमाम राजनीतिक पार्टियों बात हुई। आपने कहा कि डेमोक्रेसी नहीं होगी, लोकतंत्र नहीं होगा। आप सर मांडा से हैं, इलाहाबाद प्रयागराज मांडा से हैं, जहाँ से कि प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी। मैं जब आपके बारे में जब जाना, आपके आर्टिकल वगैरह में जब पढ़े, तो आप प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी के बारे में बहुत लिखते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपने लिखा कि उन्होंने पूंजीवाद के खिलाफ किस तरह से आंदोलन किया और पिछड़ों को किस तरह से उन्होंने आरक्षण मंडल कमीशन सिफारिशें किस तरह से लागू करी गई। आप भी सर वहाँ से आते हैं, मांडा से, बीपी सिंह वहीं से थे। अब क्या माना जाए कि आप में कुछ कुछ जो कहते हैं कि गांव का असर तो रहता ही है। जैसे बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देखिए आगे ऐसा बढ़ाया है पिछड़ों को, कि आप भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। माननीय बीपी सिंह जी पिछड़ों के बहुत बड़े मसीहा हैं। और मैं समझता हूं कि अगर पिछड़ों का कोई मसीहा है तो सिर्फ बीपी सिंह है। दुर्भाग्य रहा कि पिछड़ों भी उनको नहीं समझ पाए, वो सम्मान नहीं दे पाए, और उनकी बिरादरी तो उनको देगी कहाँ से देगी, क्योंकि उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दे दिया। बीपी सिंह थे तो छत्री घराने के, राज घराने के, लेकिन बीपी सिंह का पूरा कृतित्व व्यक्तित्व बड़ा समाजवादी था। बड़े मृदु स्वभाव के थे, और थे तो वो साइंस के विद्यार्थी, बड़े अच्छे। राजघराने के होते हुए, क्षत्रिय समाज के होते हुए, उनका जो सोच चिंतन था, जो उनका एक सरल सहज मतलब पूरा कृतित्व व्यक्तित्व था, उनके अंदर कभी अहंकार हम लोगों ने नहीं देखा। बहुत ही साधारण। हाँ, कई बार मुलाकात हुई। एज चीफ मिनिस्टर जब थे तब भी मुलाकात हुई जो है। तो गांव में भी आते थे हम लोगों ने। तो हमको याद है, हालांकि 58 मेरा बर्थडे है, बर्थ ईयर है, वर्ष 58 में पैदा हुए हम। 65 में या 64 में, मुझे याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, नेहरू जी के मरने के बाद जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का मेरे गांव में दौरा हुआ। उस दौरे का पूरा मुझे सीन आज भी याद है। और बीपी सिंह ने अपना अंगूठा चीर करके उनको राज तिलक किया था। उसके बाद बीपी सिंह ने अपने राजमहल का काफ़ी पोर्शन, अपनी संपत्ति का काफ़ी पोर्शन, ललिता शास्त्री जो लाल बहादुर शास्त्री की बीवी थी, उनको उन्होंने दान दे दिया। उसमें एक इंटर कॉलेज वो चलाए, एक अंग्रेजी मीडियम का भी कॉलेज चला रहे हैं। काफ़ी उनके राजमहल के पोर्शन में ग्रामोद्योग का काम चल रहा है, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो काफ़ी अपनी ज़मीनें भी भूदान में उन्होंने दान दे दी। और उन्हीं के बाग में सरकारी अस्पताल, जो उनका मेहमान खाना था, जिसमें अंग्रेज साहब बहादुर रहते थे ना, हर राजे महाराजे के यहाँ एक वॉचमैन के रूप में, तो उनको अस्पताल के रूप में दे दिया। तो वो बड़े सहज सरल और बड़े दूरदृष्टि के व्यक्ति थे, और ऐसे व्यक्ति शायद भारत के राजनीति में बहुत कम होंगे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, देश के वित्त मंत्री हों, देश के रक्षा मंत्री हों, देश के वाणिज्य मंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री हों, और भ्रष्टाचार का एक भी उनके विरुद्ध कोई प्रकरण नहीं है। अब आप कहेंगे राजा महाराजा थे इसलिए भ्रष्टाचार की भी क्या जरूरत है। यहाँ तो राजे महाराजे जो हैं 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ कमा रहे हैं, और 1 लाख करोड़ कमाने के चक्कर में है। और उन्होंने कभी भी सामंतवादी उनका दृष्टिकोण भी नहीं रहा। जैसे उन्होंने कभी ठाकुरों की दबंगई या उनको कभी उनके गलत कामों को कभी प्रमोट नहीं किया। खुद वो बहुत सहज व्यक्ति थे, सरल व्यक्ति थे, और राजनीति में बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। और धीरे धीरे जब वो
पूरे देश की प्रधानमंत्री बने, देश की धीरे धीरे राजनीति समझने में भी भाई समय लगता है ना, नैरेटिव बनने में। तो जब वो सरकार थी जन मोर्चा की सरकार बनी केंद्र में, तो उसके पहले भी काका कालेलकर आयोग केंद्र में लागू आरक्षण लागू करने के काका कालेलकर आयोग बनाया, उसको कांग्रेस ठंडे बस्ते में डाल दी, कभी निकाला भी नहीं। ठीक, वो धूल फाकती रही। इसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई इमरजेंसी के बाद, तो मंडल आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट भी आ गई। यही बीपी मंडल जो बाबू जगदेव प्रसाद के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बाद में मुख्यमंत्री भी बने बिहार के, उन्हीं के दल से। तो बीपी मंडल के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई, जिसको मंडल आयोग, चूँकि वो चेयरमैन थे तो उसका उनके नाम ही मंडल आयोग कर दिया। उसका नाम नहीं, मंडल आयोग नाम नहीं था, नाम तो उसका बैकवर्ड कमीशन था कुछ और, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में वो मंडल आयोग, क्योंकि मंडल साहब थे। जैसे काका कालेलकर लीड कर रहे थे तो काका कालेलकर आयोग हो गया, छेदीलाल शास्त्री उत्तर प्रदेश में लीड किए तो छेदीलाल शास्त्री आयोग हो गया। तो उनके सामने जब प्रश्न आया कि ये आरक्षण पिछड़ों का लागू किया जाए, तो अब बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा श्रेय लेते हैं। जैसे अभी कानपुर में एक पार्क को परिवर्तन करने का गौतम बुद्ध पार्क था, उसको वो कुछ सनातनी पार्क में बदलना चाहते थे। हजारों संगठनों, हजारों लोगों ने अपने वक्तव्य जारी किए, तमाम लोगों ने धरना भी किए, प्रदर्शन भी किए, ज्ञापन किए। हजारों लोगों ने लिखा कि मेरे कारण ये हिम्मत नहीं पड़ी कि करें, और बैक कर लिया। सबने लिख दिया, श्रेय तो सबने, लेकिन किया किसने? सबका भी प्रयास रहा, लेकिन मेयर ने किया ना, उसको विड्रॉ कर दिया। तो ये जरूर था कि जनमोर्चा की सरकार में पिछड़े दलित के बहुत प्रभावशाली नेता थे, लालू यादव थे, रामविलास पासवान जी थे, और तमाम नेता थे। उन लोगों ने ये कहा कि भाई इस आयोग को, सिफारिशों को लागू कर दीजिए। लेकिन अगर शायद दूसरा प्रधानमंत्री होता तो लागू भी न करता। पीपी सिंह ने, बड़ा उनका प्रसिद्ध कथन है, कई जगह इंटरव्यू भी दिया इस पर, कि भाई मेरे सामने दो विकल्प था। हाँ, हमारे सामने दो गड्ढे थे, कूदना गड्ढे में ही था, एक्सीडेंट मेरा होना ही था। अगर मैं मंडल आयोग लागू कर देता तो भी सरकार, तो भाजपा अपना समर्थन वापस ले लेती, और न लागू करता तो ये दलित पिछड़े ये समर्थन वापस, तो मेरी सरकार तो जानी थी। तो एक क्षत्रिय आदमी, एक समर जात का आदमी क्या निर्णय लेता? अपने वर्ग के हित में निर्णय लेता, तो क्या निर्णय लेता? ये निर्णय लेता कि भाई सरकार तो जाती है, इसको क्यों लागू करूं? क्यों लागू करें? ये विड्रॉ कर लेते। लेकिन उनका कहना है कि मैंने जो सामाजिक न्याय से वंचित लोग थे, जिनके साथ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अन्याय हुआ था, उनको न्याय देने के पक्ष में निर्णय लिया, और मैं जानता था कि मेरी सरकार चली जाएगी। हाँ, तो ये मंडल आयोग लागू करने का, 27% पिछड़ों को आरक्षण देने का पूरा श्रेय सिर्फ बीपी सिंह को जाता है। अगर वो प्रधानमंत्री न होते तो शायद ये मंडल आयोग लागू न हो पाता। तो क्रांतिकारी काम किया उन्होंने, हमारे गांव के हैं, मुझे इसलिए भी फक्र है, और हम लोग तो उनका जन्मदिन भी मनाते हैं पार्टी की ओर से, और पार्टी के हमारे जहां कार्यक्रम होते हैं, हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों के आइकन में उनका नाम है। बीपी सिंह को भी उनकी फोटो छापते हैं। वो मेरे आदर्श हैं, क्योंकि काजल की कोठरी से सकुशल निकल आना, इतने तमाम पदों पर रहना, और भ्रष्टाचार के आरोप न लगे, ये बहुत बड़ी बात है राजनीति में।
हाँ, बिल्कुल यहाँ आदमी तो विधायक होकर इतनी सहायता। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पाता और देश का प्रधानमंत्री और लंबे समय से। हाँ, तो बड़ी बात है। राजनीति की सर बात हो रही है, एक देश में बात होती है सांस्कृतिक कल्चर की, कि देश की संस्कृति ऐसी होनी चाहिए। संस्कृति को लेके बहुत बात करते हैं। आप भी अपने काफ़ी सारे आर्टिकल वगैरह संस्कृति को लेके लिखते रहते हैं। तो देश की संस्कृति को लेके आपका क्या विचार है और किस तरह से देखते हैं देश संस्कृति को? देखिए, ऐसा है, ये विविधता का देश है। हम्म। इसमें एक दर्शन, एक सोच, एक दृष्टि, एक विचार, एक पंथ, एक रास्ता, एक धर्म, एक संप्रदाय, एक वेशभूषा, एक भाषा, एक कल्चर नहीं है। ठीक, विविधता का देश है। लेकिन इस विविधता को मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, जहाँ जहाँ भी अच्छे तत्व हैं, मानव के प्रसन्नता की बात है, उनको हैप्पी बनाने की बात है, उन सारे मूल्यों के प्रति सम्मान रखते हुए जहाँ भी है, सबके साथ मिलजुल करके रहने का शऊर और संस्कार ही भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति कोई एक पंथ नहीं है, भारतीय संस्कृति का कोई एक महापुरुष नहीं है, भारतीय संस्कृति का कोई पोथी पत्रा नहीं है, भारतीय संस्कृति का कोई एक धर्म नहीं है, कोई एक भाषा नहीं है, कोई एक वेशभूषा नहीं है। लेकिन विविधता में हम कैसे मिलजुल करके सदियों से रहते आए और अब भी रह रहे हैं। हाँ, हमारी वैचारिक मतभेद हो सकता है और उस वैचारिक मतभेद पर, मत भिन्नता पर हमारे संवाद भी हो सकते हैं, गर्मा गर्म बहस हो सकती है, हम आपके विचारों के आलोचक भी हो सकते हैं। लेकिन विचारों के आधार पर कम उदाहरण हैं, कुछ तो उदाहरण है इतिहास में, लेकिन विचार, धर्म, संप्रदाय, दर्शन के आधार पर भारत में कभी भी युद्ध और लड़ाई नहीं हुई। तो विविधता के देश में हम कैसे मिलजुल कर रहे, यही भारतीय संस्कृति है। और जो लोग ये कहते हैं कि फलाने भारतीय संस्कृति के महानायक हैं, गलत है। फलाना ग्रंथ जो है भारत का ग्रंथ है, गलत है। फलाना भाषा भारत की भाषा है। हाँ, मतलब राष्ट्रीय महापुरुष, राष्ट्रीय ग्रंथ, राष्ट्रीय धर्म, हाँ, राष्ट्रीय पंथ, राष्ट्रीय भाषा, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इस विविधता के देश में सब हमारे हैं, सबके साथ मिलजुल करके रहिए। तमिल भी हमारी है, मलयालम भी हमारी है, डोगरी भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, संस्कृत भी हमारी है, पाली भी हमारी है, अब तो अरबी, फारसी, उर्दू भी हमारी है। सबका सम्मान करिए, सबको मिलजुल कर रखिए। और जो रहने का शऊर है यही होता है ना, कि जब तक हम आपके विचार हमें भौतिक रूप से क्षति न पहुंचाएं, हमारा नुकसान न करें, तब तक आपके विचार अच्छे हैं, बिल्कुल। हाँ, वही एक सीमा है। जैसे लोग कहते हैं ना, स्वतंत्रता की सीमा वहाँ तक है जहाँ मेरी नाक नहीं शुरू होती। जैसे एक सज्जन सवेरे जा रहे थे, मॉर्निंग वॉक में छड़ी घुमाते जा रहे थे, तो भाई छड़ी घुमाओगे तो आगे पीछे किसी न किसी को लग जाएगा। तो कहे भाई मुझे तो छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ हमारे शरीर को वो नुकसान न पहुँचाए। खाली जगह है, खूब छड़ी घुमाइए, हाँ, लेकिन आप दिल्ली के जंक्शन पर जाकर तलवार भाषण, मुझे तो स्वतंत्रता है, मैं भाजूंगा, सबको लहूलुहान कर दीजिए, तो ये तो बात नहीं हुई। तो मिलजुल करके रहना, यही भारतीय संस्कृति है। और यही अशोक ने संदेश दिया, यही बुद्ध ने संदेश दिया, यही जैनियों ने संदेश दिया। जैनियों का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, शायद आपने पढ़ा होगा दर्शन में, स्यादवाद। स्यादवाद होता है, स्याद माने शायद, हाँ, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी सत्य का इतना व्यापक स्वरूप है कि एक आदमी की मानसिक क्षमता नहीं है कि वो सत्य को संपूर्णता में
देख सके, ग्रहण कर सके, समझ सके। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे एक हाथी है और अंधे लोगों को कह दीजिए, जो जो पकड़ेगा बताएगा हाथी केले का पेड़ है, जो कदम पकड़ लिया उसका पैर पकड़ लिया, कोई पूंछ पकड़ लिया तो कहा हाथी झाड़ू जैसा है, किसी ने कान पकड़ लिया तो कहा हाथी सूप जैसा है, किसी ने पेट देखा तो कहा हाथी तो बड़ा समझे नहीं आ रहा है, विशाल का है। तो उन्होंने कहा सत्य इतना जटिल है, इतना व्यापक है कि उसको मानव संपूर्णता में नहीं देख सकता। इसलिए आप भी सही कह रहे हो, हम भी सही कह रहे हैं, जब तक कि हमारा आप अनहित नहीं कर रहे हो और हम आपका अहित नहीं कर रहे हैं। आपने सम्राट अशोक की बात करी, बुद्ध की बात करी। इस देश की जो पहचान है वो बुद्ध से है, सम्राट अशोक से है, लेकिन एक हमने भी किताबों पढ़ा है और आपने भी शायद वही पढ़ा होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, लेकिन जिसके नाम से जाना जाता है देश उसका ही जिक्र नहीं है। इससे क्या सांस्कृतिक गड़बड़ी माने या फिर किसी की चाल समझे? ऐसा है कि इस देश में राजपूत काल से एक वर्णवादी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एक व्यवस्था पूरी देश में लागू की राजपूत काल से। उसके पहले ये मजबूत नहीं थी वर्णवादी व्यवस्था, लिखा पढ़ी में भले कहीं रहा हो, क्योंकि राज सत्ता ही समाज व्यवस्था, संस्कृति की व्यवस्था लागू करती, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस देश के जितने विशाल मंदिर हैं किसी सामाजिक संगठन ने नहीं बनाया है। बनाया है? नहीं। किसी पुजारी ने बनाया है? नहीं बनाया। किसी पुरोहित ने बनाया है? नहीं। किसी भिक्षु ने बनाया है? नहीं। इस देश के जितने बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, बौद्ध विहार, गिरजाघर हैं, किसने बनाया है? शासन सत्ता के लोगों ने। समझ गए? तो जब उस समय शासन सत्ता के लोग वर्ण व्यवस्था के पोषक थे ही नहीं, खुद दिन के जातियों का पता न हो, जैसे गुप्तों का आज तक इतिहास में एक प्रश्न आता है। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए तक हम लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री थी, हमने मिडवल से एमए किया, तो उसमें एक प्रश्न है बाकायदे कि गुप्त की जाति वर्ण क्या था। अरे भाई क्यों पूछते हो, इस पर क्यों चिंतन करते हो? जब देश में राजा बनने के लिए जाति और वर्ण अप्रासंगिक था, इसका कोई महत्व नहीं था, सिर्फ बुद्धिबल, बाहुबल, संगठन क्षमता, योग्यता निर्धारित करती थी कि आप राजा बनोगे। तो आप क्यों ढूंढ रहे हो? भाई नंद वंश आया, मौर्य वंश आया, कनिष्क आए, यूनानी आए, मिलिंदर आए, हर्षवर्धन आए, गुप्तों के जाति वर्ण का ही आज तक नहीं पता। तो राजपूत काल के पहले कोई ऐसी राजसत्ता नहीं थी कि जो वर्णवादी व्यवस्था को मजबूत करती। ये चीजें राजपूत काल के बाद आई, और जब समाज में समता को समाप्त करना है तो बुद्ध को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध समानता की बात है। तो राजपूत काल से बुद्ध की सारी संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम किया गया। अब पूरे देश में जितने बौद्ध विहार हैं सब पर आक्रमण हुए, सब पर कब्जे हो गए, जो बची हैं उन पर तैयारी हुई। अब जो बताया ना कि राज सत्ता ही सब कुछ तय करती है। हाँ, राज सत्ता का अगर सहारा न मिले तो व्यक्ति नहीं कर सकता, न कोई संगठन कर सकता, न कोई संस्था कर सकती है। तो राजपूत काल के बाद ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ ने भाई सर्वोच्चता स्थापित करनी थी वर्ण व्यवस्था की, बाकी को खत्म करना था। तो जहाँ समता और विषमता में लड़ाई होगी, जो विषमता के पोषक हैं वो समतावादी विचारधारा को समाप्त करेंगे। तो उसके जो भी प्रतीक हैं, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी पोथी पत्रा हैं, वहाँ से खत्म किया गया, वो खत्म किया गया। तो ये जानबूझ करके किया गया, और अंग्रेज़ों के आने के बाद फिर से इस देश की जो एक इतिहास की परंपरा है, फिर से उसका पुनरुद्धरण का काम हो रहा है। और हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है, समता का इतिहास रहा है, जो समन संस्कृति रही है,
हमारे मध्यकालीन भारत में भी चूंकि मुस्लिम थे, तो मुसलमानों के कारण तमाम ऐसे लोग आए जिन्होंने समता की बात कही, लेकिन अगर मुस्लिम न होते तो समता की बात कह नहीं न पाते। हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि कबीरदास उस समय ललकारते थे काशी के घाटों पर, हिंदू को भी मुसलमान को भी। आज अगर काशी के घाटों पर कोई ललकार दे तो शाम तक उसकी गर्दन उतर जाए कि नहीं उतर जाए, बिल्कुल या पीट पीट कर उसको लहूलुहान कर दे। हो भी रहा है आजकल ऐसा। अंग्रेज थे तो पेरियार जी अपनी बात कह पाए, बाबा साहब कह पाए, फुले जी कह पाए, तमाम आंदोलन चले। हाँ, तो कहीं न कहीं समता के लिए सत्ता का संबल होना चाहिए। और जब सत्ता ही विषमता का पोषक हो जाए तो समतावादी संस्कृति को समाप्त करेगी। अब चूंकि लोकतंत्र आया, लोकतंत्र बिना समता के, बिना विविधता को स्वीकार किए, बिना तमाम असहमतियों के बीच रहने का शऊर और संस्कार सीखे, आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। जैसे वो डिजरायली का प्रसिद्ध वाक्य है ना, वहाँ के इंग्लैंड के विचारक चिंतक हैं जो है डिजरायली, उनका ये कहना है, हम आपके विचार से सहमत हो न सहमत हो, लेकिन हम आपके विचार के सम्मान के लिए प्राण दे सकते हैं, उसकी रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वैचारिक असहमत के बीच रहने का शऊर लोकतंत्र में सीखना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे शऊर सिखाया जा रहा है, और अब धीरे धीरे समतावादी जो भी हैं धर्म, वो आगे बढ़ेंगे। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के विमर्श में नहीं, यहाँ जैन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, तमाम धर्म और संप्रदाय हैं, मत मतांतर हैं। तो वो सारे मत मतांतर धीरे धीरे प्रकाश में आएंगे, और जो मत, जो दर्शन, जो रास्ता, जो विमर्श लोकतांत्रिक होगा, समतावादी होगा, मानवता को आगे बढ़ाने वाला होगा, वही अब आगे देश में बढ़ेगा। इसलिए आगे बुद्ध की विचारधारा या बुद्ध जैसे लोगों की विचारधारा, उसमें बहुत से लोग हैं, गुरु नानक भी हैं, जैन धर्म है, कई सारे लोग, आपके क्या कहते हैं, रैदास जी का है, आपका नारायण गुरु का है, तमाम जो समतावादी सोच के लोग हैं, गोरखपंथी हैं, नाथपंथी हैं, जिन्होंने वर्ण जात से ऊपर उठ कर के समता की बात की, और जिन्होंने मानव मुक्ति के लिए एक रास्ता दिया कि मानव है और आपका मुक्ति, उसमें वर्ण जाति का कोई रोल नहीं। ऐसे लोगों की विचारधारा अब लोकतंत्र में आगे बढ़ेगी। आप सर प्रशासनिक अधिकारी रहे, प्रशासनिक सेवा में क्या कभी आपको कोई पनिशमेंट पोस्टिंग हुई आपकी? ऐसा है, देखिए, मेरा चूंकि मैं बड़ा निर्भय और निडर व्यक्तित्व रहा, प्रशासनिक अफसर जहाँ जिले में है, आप सूचना संग्रह कर सकते हैं मेरे बारे में। तो मेरी जो सोच विचारधारा थी उससे कभी कंप्रोमाइज़ मैंने नहीं किया। तो कई बार पनिशमेंट पोस्टिंग हुई, लेकिन वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग चलता रहता है, पनिशमेंट का कोई मतलब उस ढंग का माने नहीं है। बस ये हुआ कि भाई पनिशमेंट इतना ही माना जा सकता है ना कि आपकी कहीं पोस्टिंग है, साल भर हुआ नहीं, आप हटा दिए गए, फिर दूसरी जगह गए, साल भर हुआ नहीं कि हटा दिए गए। आपकी कहीं पोस्टिंग हो तो पोस्टिंग चाहे जैसी, आदमी 3 साल सुकून से रहे, उसका परिवार रहता है, उसके बच्चे रहते हैं, उसका पूरा एक 3 साल के लिए सिस्टम बन जाता है। अब आप साल भर तो 2-2 साल पर ट्रांसफ़र करेंगे तो परिवार को समस्या होती है। तो वैसे तो पनिशमेंट पोस्टिंग जैसा कोई प्रशासनिक शब्द भी नहीं है ना, पनिशमेंट पोस्टिंग का कोई अवधारणा है, लेकिन कहा जाता है ना कि पनिशमेंट पनिशमेंट पोस्टिंग का ये हुआ परेशान करने के लिए, जल्दी। तो कई जगह ऐसा ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो सब भूत की बातें हो गई हैं। आप जब समाजवादी पार्टी में आए, आप कैबिनेट मंत्री थे, नेताजी आपको बहुत करीब थे नेताजी के आप, लेकिन माना जाता है कि अखिलेश यादव जी से आपकी ट्यूनिंग नहीं बन पाती थी।
अब क्या ये अखिलेश सच है यादव कैसे जी देखिए कि वो अपनी युवा उस टीम को लेकर समय चलते थे और आप उसमें? उस समय मुख्यमंत्री थे वो। अब मुख्यमंत्री के पास एक तो समय भी नहीं रहता, हाँ हाँ। और बाकी देखिए मैं जब कुछ दिन काम कर लिया ना, हम्म, तो वो जो वर्ग चरित्र है एक परिवार और जात की जात का। पार्टी का, हम्म वो बहुत स्पष्ट हो जाता है। हम्म और हमको न स्वार्थ था, कोई लोभ था, हम्म न हमको फिर आगे एमपी एमएलए बनने का बहुत वो था। हम सब कुछ वैभव देख चुके थे, लंबे समय तक रहे, और भाई इन्हीं एमपी एमएलए मंत्रियों के बीच पूरी ज़िंदगी कट गई। तो हमको बहुत ज़्यादा उससे मतलब जैसे नहीं वो कोई कोई लालसा नहीं थी। कोई हमें बहुत ज़्यादा लालसा नहीं थी। इसलिए हमको लगा कि अब उसमें अखिलेश जी की गलती नहीं है। वो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति के ही कारण फिर हमें वितृष्णा उत्पन्न हो गई। अखिलेश की जगह कोई होता, कोई भी होता मतलब उसकी किसी पार्टी में उस जगह होते पे उस पोस्ट पे जो कोई भी। परिवार और जात की पार्टी चला रहे होते, उनका सेम रिएक्शन होता है, उनका सेम कार्रवाई होता है कि वो दूसरों को क्यों प्रमोट करेंगे, दूसरे जात के लोगों को किसी क्यों अपना? प्रतिभाशाली लोगों को क्यों तवज्जो देंगे राजनीति में। तो तवज्जो नहीं मिली तो समझ में भी आ गई, तो हम बड़े राजनीति के लिए छोड़ दें। उसमें अखिलेश जी का या किसी का कोई वो नहीं है। नेताजी ने हमें बहुत स्नेह दिया, इसके हम आभारी भी हैं। बहुत काफ़ी बैठकें भी उनके साथ होती थी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे नहीं, फुर्सत में रहते थे। उत्तर प्रदेश से सर आप आते हैं। उत्तर प्रदेश की अब तक की जो वो सरकार जिसमें सामाजिक कल्याण के लिए काम हुआ हो और समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के लिए काम हुआ हो, दलित पिछड़ों के लिए काम हुआ, रोजगार के लिए काम हुआ हो, ऐसी किस मुख्यमंत्री ऐसा में है, से? देखिए हमने तो शुरुआत से देखा, कांग्रेसियों के समय सबसे ज़्यादा नारायण दत्त तिवारी ने प्रदेश में औद्योगिकरण का काम किया। और आज रोजगार के लिए। आप जितने देख रहे हो, गाजियाबाद, साहिबाबाद और तमाम जो इंडस्ट्रियल स्टेट बने हुए हैं, वो उन्हीं। वो मूलतः उनके समय। आपका नोएडा का भी कहानी पता होगा कि संजय गांधी चाहते थे कि दिल्ली से लगा हुआ लेकिन दिल्ली से दूर एक नया इंडस्ट्रियल इलाका बने, जिससे दिल्ली का प्रदूषण कम हो और यहाँ पर प्रेशर कम हो। तो पूरा नोएडा नारायण दत्त तिवारी ने विकसित किया। और नारायण दत्त तिवारी भी, हमने उनको नज़दीक से देखा है, मुख्यमंत्री, उनको झेला भी है मैंने। मतलब जब जगदीशपुर में राजीव गांधी का दौरा हुआ था, प्रधानमंत्री थे राजीव जी, उस समय वो मुख्यमंत्री थे। वो भी बहुत ईमानदार, सरल और सहज व्यक्तित्व थे। और उनके अंदर एक खूबी थी कि जैसे आपको इंडस्ट्री लगाना है, आपने प्रस्ताव दे दिया, तो फिर ये तिवारी जी का काम था कि हर अधिकारी को, भाई आपका काम कौन सा रुका हुआ है, डायरेक्ट संवाद होता था। और औद्योगिकरण का काफ़ी उन्होंने काम किया। और इसके बाद शिक्षा और जो फंडामेंटल जो भ्रष्टाचार तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, थाने स्तर पर व्यवस्था सुधारने की बात थी, शिक्षा सुधारने की बात थी, वो मुझे कल्याण सिंह में लगा कि कल्याण सिंह ने बहुत अच्छा काम किया था। अब एक कांग्रेस के हैं, एक भाजपा के हैं। इसके बाद मुलायम सिंह जी के जो शुरुआती दौर के मुख्यमंत्री के काम हैं, वो भी बहुत क्रांतिकारी थे। और आपको शायद पता होगा कि, शायद याद नहीं आ रहा, 92 या 93 में जब सपा बसपा की सरकार बनी थी, तो पहली बार उन्होंने उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू किया। उसके पहले 15% था, रामनरेश यादव जी ने लागू किया था। तो उन्होंने क्रांतिकारी काम किया। इसके बाद बहन मायावती जी आई, उनका जो पहले का कार्यकाल था, ये 7 से 12 वाला नहीं, उसके पहले का जो कार्यकाल था, उसमें तमाम सांस्कृतिक परिवर्तन के उन्होंने काम किए। जिलों के नाम बदले, तमाम महापुरुषों के नाम पर संस्थाएं खड़ा की, विश्वविद्यालय खड़ा किए, उद्यान बनाए, बड़े बड़े स्मारक बनाए। हालांकि उस पैसे को कहीं एक बड़ा विश्वविद्यालय जेएनयू जैसा विकसित करने में, हॉस्टल विकसित करने में
किया जाता तो थोड़ा और भी लाभ होता। लेकिन एक कल्चरल जो काशीराम साहब का था कि सत्ता से व्यवस्था परिवर्तन, तो कल्चरल परिवर्तन का काम उन्होंने किया। तो ये कुछ चीफ मिनिस्टर हैं जो जिनको मैं अपने जब से मैं होश संभाला हूँ, प्रशासन में आया हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि नारायण दत्त तिवारी, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह जी का पहला कार्यकाल और माननीय बहन जी का पहला कार्यकाल, ये बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में रहा। लेकिन वही है ना कि बाद वाले दोनों जब खानदानी पार्टी बनाओगे तो विकृत तो आ ही जाएगी।